तो हमारे पास पाइथन में बहुत सारे एडिटर्स अवेलेबल हैं जिसका यूज करके हम अपना कोड को डेवलप कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। हर कोई अपनी प्रेफरेंस के बेसिस पे एक एडिटर डिसाइड करता है और वो उसको चूज करता है कोड को एडिट करने के लिए, यानी कि डेवलप करने के लिए और रन करने के लिए। कोई भी प्रोग्रामिंग कभी भी एडिटर स्पेसिफिक नहीं होती। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी एक एक्स एडिटर पे काम कर रहे हैं तो वहां आपको अलग कोड लिखना पड़ेगा, अगर आप एक वाई एडिटर पे काम कर रहे हैं तो वहां आपको अलग कोड लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आप किसी भी एडिटर में काम करें, कोड बिल्कुल 100% सेम रहेगा। कभी भी कोई भी, पाइथन को तो छोड़ो, कोई भी प्रोग्रामिंग एडिटर स्पेसिफिक नहीं होती। एडिटर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहां आप अपना कोड आसानी से एडिट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। बस हाँ, ये हो सकता है कि कोई एडिटर आपको एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज दे रहा है, कोई किसी तरीके की फंक्शनैलिटीज दे रहा है। ये डेफिनेटली पॉसिबल है। इसलिए हम किस एडिटर में काम कर रहे हैं, इससे मेरे पाइथन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं एक नोटपैड प्लस प्लस में भी कोड को एडिट कर सकता हूं। मैं एक सिंपल वीआई एडिटर से भी कोड को एडिट कर सकता हूं। मैं एक जुपिटर नोटबुक में कर सकता हूं, मैं एनाकोंडा में कर सकता हूं, मैं पाइचाम में कर सकता हूं, मैं विजुअल स्टूडियो में कर सकता हूं। किसी में भी अगर मुझे पाइथन आता है तो मैं किसी भी एडिटर में जाके अपने कोड को एडिट कर सकता हूँ। हाँ, इतना फर्क पड़ेगा कि मैं सिंपल नोटपैड पे हूं तो वो मुझे सजेशंस नहीं देगा, एरर्स को डीबग करने में मुझे हेल्प नहीं करेगा। किसी एक एडवांस एडिटर में हूं तो वो मुझे सजेशंस देगा। जैसे मैंने अगर एक्स लिखा तो एक्स से स्टार्ट होने वाले सारे फंक्शंस के नाम दिखाएगा, इस तरीके से सजेशंस देगा। कोई भी एक सिंटैक्स एरर होगी तो वो मुझे वहीं आइडेंटिफाई कर देगा कि ये सिंटैक्स आपका गलत है। ये फंक्शनैलिटीज आपको एडिटर्स में मिलती हैं, पर कोड कभी भी एडिटर स्पेसिफिक नहीं होता। एक चीज हम इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। मार्केट में बहुत सारे एडिटर्स हैं, हम कौन सा एडिटर यूज करने वाले हैं? हम यूज करने वाले हैं जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक एक एडिटर है। ये बेसिकली यूज करते हैं वो लोग जो डेटा साइंस पे या मशीन लर्निंग पे या डेटा एनालिसिस पे काम करते हैं। तो हम तो पाइथन पढ़ रहे हैं, फिर हम जुपिटर नोटबुक क्यों यूज कर रहे हैं? इसका एक रीजन है। जब आप नॉर्मल पीवाई फाइल पे कोड लिखते हैं, मैं आपको पीवाई फाइल वाला कॉन्सेप्ट भी बचाऊंगा, बट हम अपने सेशंस में जुपिटर नोटबुक यूज करेंगे। तो जब हम कोड लिखते हैं डॉट पीवाई फाइल पे, तो उसका आउटपुट आता है एक नेक्स्ट विंडो पे, जिसे आप कंसोल बोलते हैं। तो आप कोड यहां लिखते हैं, इसका आउटपुट आता है यहां पर। तो जब शेयर की जाती है तो सिर्फ पीवाई फाइल शेयर की जाती है। उस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आया था वो शेयर नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ कोड ही शेयर हो सकता है। पर जुपिटर नोटबुक एक ऐसा एडिटर है जिसमें आपके पास वहीं पर कोड भी होता है और उस प्रोग्राम का क्या आउटपुट आया वो भी होता है। और इवन आप जो कमेंट्स लिखते हैं वो भी उसी में आपके पास होती है। मतलब कमेंट्स भी वहीं पर रही, कोड भी वहीं पर रहा और उसका आउटपुट आया वो भी वहीं पर रहा। तो जब आप इस नोटबुक फाइल को किसी के साथ शेयर करेंगे तो उसके साथ तीनों चीजें शेयर होंगी। कमेंट्स भी शेयर होंगी, कोड भी शेयर होगा और आउटपुट भी शेयर होगा। यानी कि आप बाद में ये देख सकते हो कि जो प्रोग्राम मैंने रन किया था उसका आउटपुट क्या आया था, और आप जो प्रोग्राम लिख रहे हो उसका आउटपुट क्या आ रहा है, आप आसानी से कंपेयर कर पाओगे। ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन है मेरे लिए जुपिटर नोटबुक प्रेफर करने का, ताकि मैं आपको हर एक चीज शेयर कर पाऊं। अगर शेयरिंग का ऑप्शन नहीं होगा तो हम किसी भी फाइल पे काम कर सकते हैं और उससे हमारे प्रोग्राम पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो इसलिए हम जो एडिटर प्रेफर कर रहे हैं वो हम अपने सेशंस में जुपिटर नोटबुक प्रेफर करने वाले हैं। और मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रोग्रामिंग एडिटर स्पेसिफिक नहीं होती, तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं जुपिटर नोटबुक पे काम कर रहा हूँ या मैं पाईचाम पे काम कर रहा हूँ या मैं किस एडिटर पे काम कर रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम देखेंगे कि इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो ये तो रीजन था कि हम कौन सा एडिटर चूज कर रहे हैं और इसको क्यों चूज कर रहे हैं अपने सेशंस में। बाकी का आप किसी भी एडिटर पे काम कर सकते हैं। तो जुपिटर नोटबुक को कई सारे तरीके से डाउनलोड किया जाता है। मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ वो है एनाकोंडा। एनाकोंडा पाइथन का एक डिस्ट्रीब्यूटर है। एनाकोंडा के थ्रू जुपिटर नोटबुक डाउनलोड करने का ये बेनिफिट होता है कि इसके साथ आपको थाउजेंड्स ऑफ प्री इंस्टॉल्ड मॉड्यूल्स मिल जाते हैं और इवन पाइथन भी आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है।
मतलब आप एनाकोंडा अगर डाउनलोड करते हैं तो आपको अलग से पाइथन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ मॉड्यूल्स अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एनाकोंडा एक पैकेट की तरह आता है जिसमें पाइथन भी मिलता है आपको, जुपिटर नोटबुक भी मिलता है, और भी कई सारे एडिटर्स मिलते हैं आपको, और उसमें आपको कुछ प्री इंस्टॉल्ड एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स भी मिलते हैं। इसलिए एनाकोंडा सबसे सही तरीका है जुपिटर नोटबुक को डाउनलोड करने का, अदरवाइज उसको और भी कई सारे तरीके से डाउनलोड किया जाता है। तो एनाकोंडा ये फ्री है, इसके लिए आपको किसी को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। ये टेक्निकली आपको इस तरीके से दिखाई देगा। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, मैं इसका लिंक अभी पेस्ट कर दूंगा, तो ये आपसे रजिस्ट्रेशन के लिए बोलेगा। आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, जस्ट क्लिक ऑन स्किप रजिस्ट्रेशन, कॉपी दिस फ्रॉम हियर। ओके, तो वो जो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट आएगा उसको स्किप कर देना, और फिर आप किस ओएस पे काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। आपको डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉलर डाउनलोड करना है, ये वाला नहीं करना। आप विंडोज पर हैं, मैक पर हैं, या लिनक्स पर हैं, किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, मैक में है तो मैक में दो ऑप्शन होते हैं, एक ग्राफिकल होता है, एक कमांड लाइन होता है। ग्राफिकल वाला इंस्टॉल करना, कमांड लाइन वाला मत करना। बाकी आप कौन सी चिप यूज कर रहे हैं अपने मैक पे, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लिनक्स के अकॉर्डिंग भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोनों के लिए है हमारे पास, विंडोज है, मैक है, लिनक्स है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर है। अगर जीयूआई नहीं है आपके लिनक्स पे तो जुपिटर नोटबुक काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक वेब बेस्ड एडिटर है, ये वेब ब्राउजर में रन होता है आपके में। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास जीयूआई नहीं है, आप प्लेन सीएलआई पे काम कर रहे हैं, तो आप कैसे काम करेंगे, वहां मैं आपको वो अभी नेक्स्ट स्टेप में समझाऊंगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, ये वन क्लिक में डाउनलोड होता है और वन क्लिक में इंस्टॉल होता है। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। एक और चीज जब आप ध्यान से देखेंगे कि जब आप इसको डाउनलोड करते हैं तो इसके साथ आपको पाइथन 3.13 मिलता है इसी के साथ। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब हम एनाकोंडा डाउनलोड करते हैं तो ये एक पैकेट की तरह आता है जिसमें पाइथन भी आता है, प्री इंस्टॉल्ड मॉड्यूल्स भी आते हैं जो हमको बाद में इंस्टॉल नहीं करने पड़ते अलग से इंडिविजुअली। तो ये सब पैकेट एक साथ आपको डाउनलोड करके देता है। तो इसमें पाइथन 3.12 है की जगह 13 अभी नया वाला ऐड कर दिया है। ये अपडेट रहता है, पहले 12 आता था, अब 13 आने लगा है। तो आप इसको डाउनलोड करेंगे वन क्लिक में, वन क्लिक में ये इंस्टॉल होगा, और ऐसा एक एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा आपके डेस्कटॉप पे एनाकोंडा नेविगेटर करके। ठीक है, जिसे आप सर्च कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे, या आप अपनी एप्लीकेशंस में जाके चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे, एनाकोंडा नेविगेटर एक एप्लीकेशन बन जाती है। जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ बहुत सारे एडिटर्स हैं। यहाँ आपके पास पाइचार्म है, स्पाइडर है, ठीक है, जुपिटर नोटबुक है। पर हम इन सब में इंटरेस्टेड नहीं है। हम जिस एडिटर में इंटरेस्टेड हैं वो है नोटबुक। अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या कह रहा है, वेब बेस्ड इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग नोटबुक एनवायरनमेंट, एडिट एंड रन ह्यूमन रीडेबल डॉक्स व्हाइल डिस्क्राइबिंग द डेटा एनालिसिस। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये स्पेसिफिकली यूज तो वही लोग करते हैं जो डेटा साइंस पे है, क्योंकि ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को आसानी से हैंडल कर पाए, डेटा की विजुअलाइजेशन अच्छे से दिखा पाए। पर हम इसको क्यों चूज कर रहे हैं अपने सेशंस में, ताकि जब मैं आपको नोटबुक फाइल शेयर करूं तो आपको उसमें आउटपुट भी मिले, कमेंट भी मिले, और कोड भी मिले। तो ये एक शेयरिंग को आसान कर देता है, इसलिए मैं जुपिटर नोटबुक अपने सेशंस में यूज कर रहा हूँ। आप इस लॉन्च बटन पे क्लिक करोगे, जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा ये उसमें जाके ओपन करेगा। ये कमांड लाइन ऐप बैकएंड में ओपन होता है। ठीक है, मेरा जो डिफॉल्ट ब्राउजर है वो क्रोम है, तो आप देखेंगे इस तरीके से एक होम पेज ओपन होता है, और ये आपके लोकल होस्ट पर रन हो रहा है। तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको कोई भी नेटवर्क कनेक्शन की जरूरत नहीं है। यहाँ आप देखेंगे तो आपको राइट साइड में एक न्यू ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप इस न्यू ऑप्शन पे जाएंगे तो पाइथन 3 आपको दिखाई देगा। जब आप इस पाइथन 3 पे क्लिक करेंगे तब ये आपको एक नई जुपिटर नोटबुक फाइल क्रिएट करके देगा। ये जो जुपिटर नोटबुक फाइल होती है, इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो .ipynb होती है। इसको जुपिटर नोटबुक फाइल बोलते हैं। ठीक है, ये अनटाइटल्ड है। अनटाइटल्ड मतलब इसका कोई नाम नहीं है, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे डेमो पाइथन सेशन।
ठीक है, कोई भी आप नाम देख सकते हैं। इसको बोलते हैं जुपिटर नोटबुक का सेल। इस सेल के अंदर हम लोग कोड लिखते हैं, जो भी आगे हम पढ़ेंगे। एक सेल में आप कितनी भी लाइन का कोड लिख सकते हैं। इसको रन करने का एक शॉर्टकट होता है, और शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस एंटर। या फिर आप ऊपर देखेंगे तो रन का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, आप यहाँ से रन कर सकते हैं। या फिर आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। जब आप शॉर्टकट बटन शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको रन होगा और ये हेलो दिखाएगा। ये जो वन है ये दिखाता है कि कर्नल पे कितनी कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। आप इसको जितनी बार रन करेंगे ये नंबर बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर आगे जो मैं फंक्शन लिखूंगा उसका जो नंबर आएगा वो 1 नहीं आएगा, वो आएगा 4, क्योंकि 3 टाइम्स आप कर्नल पे कमांड एग्जीक्यूट कर चुके हैं। अब जो आप नई कमांड उसका आपको 4 आएगा। तो जितनी बार आप एग्जीक्यूट कमांड वहां हिट करते जाएंगे ये नंबर उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। ये बस उसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है और इससे आपके प्रोग्राम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आपके प्रोग्राम को किसी भी तरीके से इम्पैक्ट नहीं डालता है। तो हम एक सेल के अंदर कितनी भी लाइन का कोड लिख सकते हैं, उसको रन करने के लिए या तो यहाँ से रन ऑप्शन या यहाँ से शिफ्ट प्लस एंटर बटन का यूज कर सकते हैं। वैसे तो ये फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है, पर फिर भी अगर आपको फाइल को डाउनलोड करके रखना है तो आप यहाँ से फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसे HTML में डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसे IPYNB में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, HTML वर्जन वो होता है जिसे आप किसी में भी ओपन कर सकते हैं, इवन फिर ये आपके मोबाइल में भी ओपन हो जाएगी और फिर आपको कोई एडिटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। PY फॉर्मेट में आप डाउनलोड तो कर सकते हो, लेकिन PY फॉर्मेट में दिक्कत ये रहती है कि ये बैकएंड में JSON डेटा मेंटेन करता है, तो जब आप PY फाइल को ओपन करोगे तो आपको कोड समझ में नहीं आएगा। सो इट इज बेटर आइदर यू आर डाउनलोडिंग इट इन HTML फॉर्मेट और आइदर यू आर डाउनलोडिंग इट इन नोटबुक फॉर्मेट। बाकी के फॉर्मेट में आप डाउनलोड करोगे तो आप कोड को समझ नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए इन्हीं दो तक ही रहना। आप फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, ये सारी चीजें हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है इस जुपिटर नोटबुक से रिलेटेड आगे बढ़ने से पहले? सर ये मैं ट्राई कर रहा था डाउनलोड का, हम्म। बट मेरा ऑफिस लैपटॉप है तो वो ऑथराइज नहीं है, नहीं क्योंकि कर रहा है, मैं समझ सकता हूँ। तो फिर आपको क्या करना है संकेत, हाँ आप ना गूगल क्रोम ओपन करो और अपने जीमेल आईडी से लॉगिन कर लो। ठीक है, तो ठीक है, वहां पे आपको सर्च करना है गूगल कोलैब करके। ओके ये ऑनलाइन एक गूगल का जुपिटर नोटबुक हमको प्रोवाइड करता है सर्वर, यहाँ पर आप सेम काम कर सकते हैं। तो जब आप गूगल कोलैब पे जाएंगे, ठीक है, ये उन सब के लिए मैंने कल बताया था आपको कि अगर आपको एक्सेस नहीं है, जैसे मुझे भी डायरेक्ट कोई एक्सेस नहीं है मैं अपने ऑफिस लैपटॉप पे कुछ भी डाउनलोड कर पाऊँ कोई भी सॉफ्टवेयर, तो जब हम नहीं कर पाते तो गूगल कोलैब क्या करता है, ये गूगल ड्राइव में आपकी जुपिटर नोटबुक फाइल को सेव करता है। चाहे तो आप उसको ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, पर बाय डिफॉल्ट ये सब फाइल्स को आपका गूगल ड्राइव पे जाके अपलोड करता है। आप चाहें तो गिट पे भी डाल सकते हैं यहीं से। ठीक है, तो ये फ्रंट पेज आपको दिखाई देगा। जब आप फाइल पे जाएंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देंगे 3। अपलोड का मतलब है, जैसे मान लो मैंने आपको कोई एक नोटबुक फाइल दी, आप उसे अपलोड करके इसमें ओपन करना चाहते हैं, तो अपलोड का मतलब है कि आप अपलोड करो यहाँ से, अपने लोकल सिस्टम से सेलेक्ट करो, ड्राइव से सेलेक्ट करो, गिटहब से सेलेक्ट करो। तो यहाँ से कहीं से भी जहाँ आपके पास फाइल अवेलेबल है वहां से सेलेक्ट करो और उसको ओपन कर लो। ये तो वो ऑप्शन हो गया जब आपके पास फाइल पहले से है। ओपन का मतलब है कि आप एक जो एग्जिस्टिंग फाइल है आपकी ड्राइव में जहां अवेलेबल है आप उसे ओपन करने की बात कर रहे हैं। और न्यू नोटबुक मतलब जब आप बना रहे हैं न्यू नोटबुक इन ड्राइव, मतलब बाय डिफॉल्ट वो आपके गूगल ड्राइव में जाके बनेगी। इसलिए मैंने कहा कि गूगल पे तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, बिना लॉगिन करे आप इस पे नहीं काम कर पाएंगे। और इसमें नेटवर्क कनेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सारी कमांड सब कुछ जो होगा वो एक ऑनलाइन सर्वर पे काम हो रहा होगा। तो इट्स काइंड ऑफ ऑनलाइन एडिटर जहां आपको अपने लोकली कुछ भी इंस्टॉल या डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे इसकी एक्सटेंशन भी IPYNB फाइल है, ये भी एक जुपिटर नोटबुक है और ये IPYNB है। आप इसका भी नाम रीनेम कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे तो फाइल को इवन डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आता है। आप इसे PY में या नोटबुक फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपके लोकल सिस्टम पे सेव हो जाएगी। आप चाहें तो इसे मूव कर सकते हैं ड्राइव पे, सेव एज ड्राइव, गिटहब पे का डाल सकते हैं आप इसे। ठीक है, कोड लिखने का वही तरीका है, यहाँ भी इसी को सेल बोलते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है। सारे शॉर्टकट, सारी कमांड, सब कुछ सेम, कोई भी चेंज नहीं है। शॉर्टकट यहाँ भी शिफ्ट प्लस एंटर ही चलेगा आपका।
शिफ्ट प्लस एंटर जब आप बटन प्रेस करोगे, जैसे आप रन करोगे तो ये आपको अलाउ करेगा। पहले टाइम ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है अभी सर्वर के साथ में। जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा तो फिर इतना टाइम नहीं लेगा। तो जिन लोगों के पास में अगर ऑफिस लैपटॉप है, अगर आप नहीं डाउनलोड कर सकते तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बोलो चेतन। सर ये मेरे ऑफिस के लैपटॉप में तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल कोड स्टूडियो दे रखा है, तो फिर उसमें हो जाएगा क्या ये? उसमें हो जाएगा अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो है, सपोज करते हैं, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो में एक एक्सटेंशन ऐड होती है। अब आपके पास विजुअल स्टूडियो है या विजुअल स्टूडियो कोड 2 है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसको ओपन करो विजुअल स्टूडियो को। ठीक है, ये एक्सटेंशन ऐड करने के लिए होता है। आप यहाँ से कोई भी एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ आप सर्च करेंगे जुपिटर के लिए। ठीक है, तो आपको ये दिखाएगा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट जुपिटर। आप यहाँ से, अब मेरे पास तो ये इंस्टॉल्ड है इसलिए इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंशन आपकी ऐड हो जाएगी। एक्सटेंशन ऐड करने के बाद जब आप यहाँ पर जाएंगे वेलकम वाले ऑप्शन पे, तब फिर यहाँ आपके पास में न्यू फाइल का ऑप्शन आता है। जब आप इस न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तब फिर आपको ये दिखाने लगेगा कि आप पाइथन फाइल भी बनाना चाहते हैं। वो तब जब आप पाइथन एक्सटेंशन ऐड कर चुके हैं, या फिर आप जुपिटर जुट ये ऑप्शन तब आएगा जब आप जुपिटर नोटबुक एक्सटेंशन ऐड करेंगे। तो फिर आपको जब आप नई फाइल बनाएंगे तो नोटबुक फाइल का ऑप्शन आने लगेगा, और फिर से ये एक IPYNB फाइल है, यानी कि फिर से ये एक जुपिटर नोटबुक फाइल है। और फिर से ये सेल है, फिर से यहाँ सब चीजें वही अप्लाई होती हैं। मतलब वही नोटबुक है, आप इसको कहीं से भी एक्सेस करो, कैसे भी एक्सेस करो। यहाँ भी शॉर्टकट वही है, ठीक है सर। शिफ्ट प्लस एंटर। जैसे आप इसको बटन को प्रेस करेंगे, इट में आस्क यू टू सेट अप फर्स्ट टाइम और इन्वायरमेंट कहाँ पे इसको रन करना चाहते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना, मैं स्क्रीन शेयर करवा के तब उसको आपको ठीक है समझा सर। दूंगा। ठीक है, कनेक्ट कर रहा है कर्नल से। वंस इट विल कनेक्ट इट विल रन दिस। निशांत सर, अखिल बोल रहा हूँ सर। जी सर, हेलो बताइए। सर, एक्चुअली ना कल मैं कॉल आपका मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाया था। रीजन वो मैं टाइम का कंफ्यूजन हो गया था मुझे। हम्म। तो एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग एमएल और डेटा साइंस से रिलेटेड। हाँ हाँ, सपोज मेरा ना मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो अगर कुछ स्टेट्स वगैरह या कुछ अलजेब्रिकल कैलकुलेशन वगैरह कुछ है तो मैं लर्न कर पाऊंगा उसको? बिल्कुल। अगर आप सीखना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा मैथ की नहीं जरूरत होती, बेसिक मैथ की जरूरत होती है। उसमें भी पूरे मैथ की नहीं, मैथ का जो स्पेसिफिक पार्ट है, एक तो हमको जरूरत पड़ती है लीनियर अलजेब्रा की, और एक हम्म, हमको जरूरत पड़ती है प्रोबेबिलिटी की। बस ये दो मैथ की। कई बार थोड़ा थोड़ा हम जब ज्यादा डीप लर्निंग में जाते हैं तब कैलकुलस की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज कैलकुलस हमको उतना नहीं लगता। दो ही मैथमेटिक्स लगते हैं, लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी, बस ये दो चलते हैं अपने पास में। बाकी का आप कहीं भी डेटा साइंस मशीन लर्निंग जहां पढ़ते हैं वहां ये आपको पढ़ाया जाता है। आप जो भी कोर्स प्रेफर करें, बस ये देख लें कि क्या वो आपको मैथ और स्टैट्स पढ़ाने वाले हैं या नहीं पढ़ाने वाले। ठीक है, तो बहुत सर ज्यादा। कोर्स में आगे आएगा ये? जैसे मैंने तो इसके मशीन लर्निंग और डेटा साइंस दोनों इसके लिए भी तो फिर इनरोल इसका किया। एक नया बैच होगा, मतलब ये खत्म होने के बाद में आपको एक नए बैच में एनरोल किया, मतलब उसी में ऐड किया जाएगा, जो कि डेटा साइंस का एक अलग से बैच बनेगा। जैसे अभी रिसेंट में बना है पिछले हफ्ते। तो इस तरीके से एक हर बार जब बैच बनेगा आपको उस बैच में ऐड किया जाएगा, वहीं पर फिर ये सारी चीजें कवर होंगी। अगर आपने एनरोल किया हुआ है उसके लिए तो आप उसकी चिंता मत करो। ठीक ठीक है है सर, सर। ठीक है। थैंक यू सर। तो विजुअल स्टूडियो में चेतन आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो है आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, आप एनाकोंडा डाउनलोड कर सकते हैं, आप कहीं पे भी जाके कर सकते हैं। बोलो केसरी। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, मुझे ये डाउनलोड करना था जुपिटर नोटबुक, तो कैसे करूँगा? एनाकोंडा डाउनलोड करना है आपको, ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ से अपने ओएस के अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर लो और इंस्टॉल कर लो। ठीक है, फिर मैं आगे का समझा दूंगा आपको। ठीक। सर बोलो हेलो सर। शांतनु। मैं बोल रहा हूँ मैंने विजुअल स्टूडियो तो ओपन किया हुआ है,
बट जुपिटर मैंने इसमें ट्राई किया था पहले, पाइथन एक्सटेंशन मतलब इसमें इंस्टॉलेशन किया था। हम्म। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करूँ आपको? लास्ट में शेयर करना क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है अभी अच्छा, तो। ओके, ठीक है, हाँ, ठीक है, तो मैं ठीक। लास्ट में आपको शेयर करवाऊंगा, ठीक है? फिर ठीक देखते है, हैं क्या ओके, इशू आ रहा ठीक है, ओके, थैंक यू। है। सर ये ईमेल आईडी डालना पड़ेगा कि यहाँ पे नहीं मतलब? नहीं, स्किप करो रजिस्ट्रेशन को। ठीक है सर। रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, स्किप रजिस्ट्रेशन। अपने को थोड़ा ही कुछ ऐसा बेनिफिट चाहिए। ओके, ये तो था जब हम जुपिटर नोटबुक की बात कर रहे हैं। अब देखो, कई बार क्या होता है कि हम लोगों को कोई भी एडिटर नहीं भी चाहिए, तब भी हम प्लेन पाइथन डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप पाइथन डाउनलोड करते हैं ना ऑफिशियल वेबसाइट से, वो अपना खुद का एक डिफॉल्ट एडिटर आपको प्रोवाइड करता है। हालांकि वो एडवांस एडिटर नहीं है, पर वो एक बेसिक एडिटर है, और वो ऐसे ओएस पे आराम से काम कर सकता है जहां आपको पाइथन डाउनलोड करना अलाउ है, पर कोई एडिटर डाउनलोड करना अलाउ नहीं है। ठीक है? तो आप पाइथन डाउनलोड करके भी कोड लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसके लिए आपको python.org, पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां जाना है। ठीक है? यहाँ डाउनलोड्स में जब आप जाएंगे, तो अगर आप जिस ओएस पे हैं बाय डिफॉल्ट उसके अकॉर्डिंग लेगा, नहीं है तो फिर आप फुल लिस्ट पे जाएंगे, और यहाँ विंडोज है, लिनक्स है, मैक है, आप उसके अकॉर्डिंग जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे अलग अलग वर्जन्स दिखाई दे रहे हैं। पाइथन 3.12 है, 3.13, सॉरी 13 है, 12 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 भी आपको दिखाई देगा। ठीक है? 12 के अलग अलग वर्जन हैं, 12.6, 12.5। कोई स्पेसिफिक वर्जन अगर आपको चाहिए, 11.9 है, 11.8 है। ठीक है? तो सारे वर्जन्स हैं। आप यहाँ से 32 बिट पे काम कर रहे हैं, 64 बिट पे काम कर रहे हैं, किस पे आप काम कर रहे हैं? इंस्टॉलर डाउनलोड करना है, ये एम्बेडेबल नहीं, आपको इंस्टॉलर डाउनलोड करना है। आप जिस भी ओएस पर हैं, और अपने बिट के अकॉर्डिंग, और जो वर्जन आपको डाउनलोड करना है, मैं कहूंगा आप 12 डाउनलोड करें, कोई सा भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर आप 13 डाउनलोड करें। 12 और 13 के बीच में आप रहें, कोई सा भी वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट जो आता है वो सबसे लेटेस्ट का आता है, 3.13.5। आप देख सकते हैं सबसे लेटेस्ट वाले वर्जन का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आता है। तो जब आप इसे डाउनलोड करेंगे, ये बहुत छोटी फाइल होती है, ज्यादा बड़ी फाइल नहीं होती, कुछ सम MB साइज ऑफ फाइल ही होती है, और ये कुछ ही मिनट लेगा डाउनलोड करने में, डिपेंड करता है आपके नेटवर्क स्पीड पे, और एक सिंगल क्लिक में ये भी इंस्टॉल होता है। इसमें भी आपको कुछ भी सेटिंग्स की या ऐसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। पाइथन बहुत आसान है सेटअप करना। जस्ट डाउनलोड एंड क्लिक ऑन दिस। देखो 67.1 MB, हालांकि ये मैक के लिए, विंडोज के लिए थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, बस आप फुल इंस्टॉल पे क्लिक करो, एंड इंस्टॉल आपका कंप्लीट। इंस्टॉलेशन के बाद में आप देखेंगे कि आपके सिस्टम पे, देखो, जैसे आप अपने सिस्टम पे विंडोज पे यहाँ सर्च करते हैं प्रोग्राम्स के लिए, ऐसे मैक में यहाँ सर्च होता है प्रोग्राम्स के लिए। तो ये बस सर्चिंग का ऑप्शन है, मैं गूगल पे सर्च नहीं कर रहा हूँ, अपने लोकल सिस्टम पे ही सर्च कर रहा हूँ। ठीक है? आप इसको ऐसे देखेंगे। तो पाइथन डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद में एक आइडियली पाइथन की डिफॉल्ट डेवलपमेंट किट होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप पाइथन डाउनलोड करते हैं तो आपको किसी भी एडिटर की जरूरत नहीं होती। आप बिना किसी एडर के भी पाइथन का यूज करके कोड को एडिट और डेवलप कर सकते हैं। लेकिन ये उसी पे काम करेगा, ये एडिटर, जो GUI को सपोर्ट करता है। अब CLI जहां पर है, वहां तो आइडियली काम नहीं करेगा। तो जहां पर GUI है, जैसे विंडोज हो गया, मैक हो गया, आप ऐसे एडिटर पे पाइथन की डिफॉल्ट डेवलपमेंट किट आइडियली ओपन करेंगे। जब आप इसे ओपन करेंगे, तो ये से बोलते हैं पाइथन सेल। टेक्निकली आप इसे बोल सकते हैं कंसोल। पाइथन सेल जैसे आपका बेस सेल होता है, जहां आप एक एक कमांड लिख पाते हैं इस तरीके से। तो यहां भी सेम कोड रहेगा, कोड में कहीं भी चेंजेस नहीं रहेगा। अगर मुझे मल्टीपल लाइंस को एक साथ लिख के एग्जीक्यूट करना है, तब मुझे py फाइल बनानी पड़ेगी। तो हम जाएंगे फाइल के पास में, यहाँ एक न्यू फाइल का ऑप्शन आएगा। न्यू फाइल, आप देखेंगे ये आपकी एक पाइथन फाइल है, ये अभी भी अनटाइटल्ड है, और इसको हमें सेव करना पड़ेगा पहले। इसको आप किसी भी लोकेशन पे किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी एक डायरेक्टरी बना लेना प्रैक्टिस के लिए अलग से, उसमें जाके सेव कर लेना। ठीक है? इसका जो भी आप नाम देना चाहते हो, पाइथन डेमो सेशन 1,
ठीक है, फाइल को सेव करेंगे, फाइल आपकी सेव हो गई, वो आपको नाम दिखाएगा, फाइल की लोकेशन दिखाएगा, आपके पाइथन का वर्जन दिखाएगा। फिर कोड लिखने के लिए वही कोड, फिर भी दोबारा से रिपीट करता हूं, कभी भी कोई भी प्रोग्रामिंग एडिटर स्पेसिफिक नहीं होती। जो कोड मैं जुपिटर नोटबुक में लिखूंगा वही कोड मैं पीवाई फाइल में लिखूंगा, जो पीवाई फाइल में लिखूंगा वही जुपिटर नोटबुक में। यहां से कोड को कॉपी करो, जुपिटर नोटबुक में पेस्ट करो, रन करो, वहां से कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो, रन करो, कोई भी चेंजेस की जरूरत नहीं पड़ती है। कोड हमेशा सेम रहता है, बस एडिटर्स आपको अलग अलग फंक्शनैलिटीज देते हैं, यानी कि अलग अलग एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज आप कह सकते हो। ये बेसिक एडिटर है, पर ये बाय डिफॉल्ट पाइथन के साथ आपको मिलता है। रन करने के लिए ऊपर रन ऑप्शन आएगा, रन मॉड्यूल पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कोड को रन करके देगा। हालांकि हम जब काम करते हैं, जब प्रोडक्शन वगैरह में कोई कोड भेजते हैं तो वो एक पीवाई फाइल होती है, जुपिटर नोटबुक फाइल कभी भी प्रोडक्शन में नहीं जाती है। जुपिटर नोटबुक फाइल सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, मैंने आपको रीजन उसका बताया। बेनिफिट जुपिटर नोटबुक फाइल का ये होता है कि हम कोड, उसके आउटपुट और कमेंट एक सिंगल फाइल में आपके साथ शेयर कर पाते हैं, और ये एक रीज़न है कि मैं अब जुपिटर नोटबुक यूज़ करता हूँ, वरना अपने प्रीवियस सेशंस में मैं ये पाइथन का बेसिक एडिटर यूज़ किया करता था। पर फिर मुझे लगा कि थोड़ा एडवांस जाते हैं और चीज़ों को सही से शेयर करते हैं, एंड देन उस दिन से फिर हम जुपिटर नोटबुक यूज़ करते हैं, पर कोड कभी भी एडिटर स्पेसिफिक नहीं होता। तो ये py फाइल है, ये पाइथन फाइल होती है, ये जुपिटर नोटबुक फाइल है जिसकी एक्सटेंशन ipynb होती है। चाहे आप उसे लोकल से एक्सेस करो, ठीक है, एनाकोंडा के थ्रू, चाहे आप उसे विजुअल स्टूडियो के थ्रू एक्सेस करो, चाहे आप उसे गूगल कोलैब से एक्सेस करो। यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अब सर बात मैं करते हैं। वो VS कोड में जो आपने बोला ना जुपिटर एक्सटेंशन, वो मैंने इंस्टॉल किया, तो उसके बाद कुछ और करना पड़ता है क्या? कुछ नहीं, न्यू फाइल पे जब जाओगे तो फाइल ओपन करने के लिए वो आपसे बोलेगा रीस्टार्ट कर लो एक बार, अगर नहीं आ रहा है तो उसमें आप उसको रीस्टार्ट कर लो, दोबारा से ओपन कर लो मतलब। और फिर आप जब न्यू फाइल पे क्लिक करोगे तो वहाँ आपको ऑप्शन आएगा जुपिटर नोटबुक फाइल बनाने के लिए, तो आपकी ठीक जुपिटर नोटबुक फाइल बन जाएगी। ठीक है, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं CLI की, जहाँ हमारे पास में GUI नहीं है, हमारे पास कोई भी एडिटर नहीं है किसी भी तरीके का, तो हम वे एडिटर से काम करेंगे यहाँ पे। अब लिनक्स में और विंडोज में बस एक फर्क है, विंडोज में जो कमांड यूज होती है वो पाइथन कमांड यूज होती है, लिनक्स में जो कमांड यूज होती है वो पाइथन 3 होती है। तो एक्चुअल में क्या है कि जो पाइथन कमांड है वो पाइथन के 2 वर्जन को रिप्रेजेंट करता है। और पुराने जो मैंने आपको बताया कल के जो रेल 7, उससे पहले के जो वर्जन हुआ करते थे उसमें पाइथन 2 होता था, पर अब ये पाइथन 3 आता है बाय डिफॉल्ट हमारे साथ। तो अब हम जो यूज करते हैं कमांड वो पाइथन 3 यूज करते हैं, जो कि पाइथन 3 के वर्जन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम पाइथन कमांड नहीं यूज करते, पाइथन 3 कमांड यूज करते हैं। तो कोड एडिट करते हैं पहले, ये लिनक्स की कमांड है, इससे पाइथन का कोई लेना देना नहीं है। आप जहां भी जिस भी नाम से फाइल बनाना चाहते हैं, डेमो सेशन .py, ठीक है, फाइल को एडिट करेंगे, कोड लिखेंगे, फाइल को सेव करेंगे, और रन करने के लिए पाइथन 3 एंड देन फाइल का नाम। एक और चीज आप इसमें चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वो है सिवेंग। आप जानते हैं सिवेंग तब ऐड किया जाता है जब आप उसको एक पैकेज की तरह रन कर रहे हैं, यानी कि बिना कमांड के। अगर कमांड से एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो कमांड के पास पाइथन के इंटरप्रेटर की लोकेशन ऑलरेडी है, सिवेंग ये स्पेसिफाई करता है कि इंटरप्रेटर की लोकेशन क्या है। ठीक है, तो अगर आप उसे कमांड से रन कर रहे हैं तो कमांड के पास ऑलरेडी लोकेशन है, पर अगर आप उसे कमांड से रन नहीं कर रहे हैं तब फिर आप सिवेंग उसमें ऐड कर सकते हैं। तो पाइथन 3 की मेरी लोकेशन ये है, और हम इसको एक सिवेंग की तरह ऐड कर देंगे, डेमो सेशन। सेव करते हैं, सॉरी,
ठीक है, और फाइल को एग्जीक्यूशन की परमिशन देते हैं, chmod x demo session, ठीक है, एंड नाउ वी कैन एग्जीक्यूट demo session as an extension. Okay, no such file or directory. सर वो पाइथन के बाद एक्सक्लेमेटरी आ गया है ना? अच्छा, रह गया क्या उसमें? हाँ सॉरी, ये लग गया ना, गलती से ही कह रहे। सिंटेक्स एरर, एक कोटेशन मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। प्रिंट हेलो, मैं एक और नई फाइल बनाता हूँ, ठीक है। Is showing like this. हैज नॉट लगाते हैं या नॉट हैज लगाते हैं? कहीं इसमें तो गलती नहीं है? हैज नॉट ही लगाते हैं ना? इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। ये सिंगल कोटेशन मार्क्स कहाँ से आ रहा है? बैश की कमांड के साथ चला गया तो सर चलेगा? नहीं नहीं, बैश से तो खैर नहीं चलेगा, पाइथन से चलेगा। पाइथन 3 abc session.py पाइथन से चल रहा है।
डॉट स्लैश और विदाउट स्पेस लगा के देख लो एबीसी से। स्टार्टिंग में मैंने यही किया था। डॉट स्लैश से एग्जीक्यूट होता है, स्टार्टिंग में यही किया था, बट पता नहीं, ठीक है, कुछ होगा फाइल में प्रॉब्लम। ठीक है, तो shebang हम तब ऐड करते हैं जब हम डॉट स्लैश से एक पैकेज की तरह एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको, नहीं तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है लाइन की, क्योंकि पाइथन 3 जब आप लिख रहे हैं तो पाइथन 3 के पास में लोकेशन ऑलरेडी है उसकी। ठीक है, ये क्लियर है? कोई क्वेश्चन? बढ़े आगे? Is this clear for everyone? Am I not audible? Ishan, you are audible. I'm good. Okay. I did not get any confirmation. That's why I was thinking what happened. ओके, तो इंस्टॉलेशन चाहे आप जुपिटर नोटबुक में जाएं, चाहे आप आइडियली पाइथन यूज़ करें, चाहे आप विजुअल स्टूडियो में काम करें, चाहे वेरिटेर से काम करें, आप किसी भी तरीके से काम करें, आप कोड को एडिट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, कोड सेम रहेगा, चाहे हम py फाइल में लिखें, चाहे हम जुपिटर नोटबुक फाइल में लिखें, या हम सिंपल नोटपैड प्लस प्लस पे काम करें, कोड में कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। हम यूज करेंगे जुपिटर नोटबुक फाइल, इसका रीजन मैंने आपको बताया। इसका रीजन ये है कि इसमें जो कोड हम लिखते हैं वो कोड भी रहता है, और उस कोड का जो आउटपुट है वो भी रहता है, और अगर मैं यहाँ पे कोई कमेंट लिखूंगा, यानी कि जो नोट्स बीच में ऐड करूंगा 1-2 लाइन के, वो भी रहेगा। तो एक सिंगल पैकेट में सब कुछ शेयर होता है इसमें। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट सेशन में फीचर्स पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि पाइथन सिंपल है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और पाइथन एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग है। एक टॉपिक था हमारे पास जिसमें हमने बोला था कि हम ये समझेंगे कि स्क्रिप्टिंग में और प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो क्या ये दोनों सेम है या फिर ये दोनों अलग अलग हैं? तो प्रोग्राम क्या होता है ये हमने लास्ट सेशन में देखा था। प्रोग्राम हम बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, यानी कि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम यूज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, मान लो मुझे एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो पाइथन का क्या कोड होगा? मैं बस लिख के दिखा रहा हूँ, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे हम इसको। तो पाइथन का एक कोड होगा mkdir, और यहाँ मान लो मुझे एक डायरेक्टरी बनानी है abc.txt, नॉट .txt सॉरी, डायरेक्टरी abcdir, ठीक है। और फिर मुझे इस डायरेक्टरी में सपोज करो एक फाइल क्रिएट करनी है मुझे, तो एक फंक्शन यूज होता है हमारे पास में ओपन, जहां हम अपनी फाइल का नाम दे सकते हैं। तो मैंने कहा abc.dir के अंदर एक फाइल बनानी है abc.txt करके। तो ये हो गया पाइथन का कोड। इसे आप बोल सकते हैं प्रोग्राम। ये प्रोग्राम में हम 2 इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। पहली इंस्ट्रक्शन में हम बोल रहे हैं एक डायरेक्टरी बनाओ, दूसरी इंस्ट्रक्शन में हम बोल रहे हैं एक फाइल बनाओ, और यहाँ पर मोड रखते हैं w ताकि फाइल क्रिएट हो। ये 2 आप लाइंस ऑफ फंक्शन कह सकते हो, ये आप प्रोग्राम कहोगे। अब स्क्रिप्ट किसे कहते हैं? स्क्रिप्ट बोलते हैं सेट ऑफ कमांड्स को। जैसे सेट ऑफ लाइंस को प्रोग्राम बोलते हैं, ऐसे ही सेट ऑफ कमांड को स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो यही सेम काम आप स्क्रिप्ट से भी कर सकते हो। जैसे बैश की कमांड डायरेक्टरी बनाने के लिए mkdir abcdir, फाइल बनाने के लिए टच abc.txt। तो ये भी यही सेम काम कर रहा है, ये भी यही सेम काम कर रहा है।
तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही प्रोग्राम बोला जाता है। अब वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहे आप फंक्शन के थ्रू दो, चाहे आप कमांड के थ्रू दो, तो हर स्क्रिप्टिंग जो होती है, जो स्क्रिप्ट आप लिखते हैं, हर स्क्रिप्ट एक प्रोग्राम ही होती है। एवरी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि स्क्रिप्टिंग अलग है और प्रोग्रामिंग अलग है। प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आप दे रहे हैं एक परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक टास्क। स्क्रिप्ट क्या है? सेट ऑफ कमांड जो आप दे रहे हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। बस इतना फर्क है कि मेनली जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती हैं वो इंटरप्रेटर यूज होती करती हैं, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती हैं वो कंपाइलर यूज करती हैं मेनली। यानी कि ऐसी लैंग्वेजेस जिनको ऑटोमेशन में यूज किया जाता है वो इंटरप्रेटर यूज करती हैं, ऐसी लैंग्वेजेस जिनको ऑटोमेशन में नहीं यूज किया जाता वो कंपाइलर यूज करते हैं। अदरवाइज हर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होती है। आपकी बेस भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपकी रूबी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पर जितनी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम यूज करते हैं ऑटोमेशन में वो कंपाइलर नहीं इंटरप्रेटर यूज करते हैं। अब बात आती है कि ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता क्या है, इसका क्या काम होता है, ये समझते हैं। तो मैंने कल आपको बताया था कि हम जो भी कोड लिखते हैं वो डायरेक्टली आपके कर्नल पे एग्जीक्यूट नहीं होता। इसे आप ऐसे देख सकते हैं, मान लो जैसे मुझे सिर्फ हिंदी आती है, मुझे और कोई लैंग्वेज नहीं आती, और यहाँ एक पर्सन है जापानीज जिसको सिर्फ जापानीज भाषा आती है, उसे और कोई लैंग्वेज नहीं आती। अब हम दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है तो हम डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अब जैसे हमारे यहाँ से प्राइम मिनिस्टर इंडिया से बाहर किसी और कंट्री में जाएं और अगर उनको वहाँ की भाषा नहीं आती तो आपने देखा होगा कि उनके साथ एक पर्सन रहता है जो कि हिंदी को कन्वर्ट करता है, या जिस भी भाषा में हमारे प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं उसको कन्वर्ट करता है उस दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर की भाषा में, और वो इस तरीके से आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। यानी कि वो एक बीच में पर्सन यूज करते हैं, यानी कि एक मीडिएटर यूज करते हैं जो कि उनके लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने का काम करता है। अब हम जो लिख रहे हैं वो हम लिख रहे हैं प्रिंट हेलो इस तरीके से, तो हम तो 101 की फॉर्म में नहीं लिख रहे, लेकिन सिस्टम समझता है 101 की फॉर्म में प्रोग्राम को। तो ये डायरेक्ट आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा? आपकी इंस्ट्रक्शंस को लेगा, उनको बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा और तब ये कर्नल पे एग्जीक्यूट होगा। जो भी रेस्पॉन्स आएगा उसको फिर से आपके कोड में कन्वर्ट करेगा और ये आपको रेस्पॉन्स वापस करेगा। यही सॉफ्टवेयर जो होता है यही आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है। दोनों का काम सेम होता है, दो लोग हैं जो एक जैसा ही काम कर रहे हैं, पर हो सकता है कि वो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का एंड गोल यही रहता है कि आपकी इंस्ट्रक्शंस को बाइट कोड में कन्वर्ट करना, यानी कि 101 की फॉर्म में कन्वर्ट करना। लेकिन कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अब हमको ये तो समझ आ गया कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज क्या होता है। अब समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कई बार इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाता है कि कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस। अब कोई भी एक कंपाइल लैंग्वेज लेते हैं, जैसे मान लो डॉट जावा ले लो आप, तो डॉट जावा फाइल को जब आप कंपाइल करते हैं, सबसे पहले कोड को कंपाइल किया जाता है। जब आप कंपाइल करते हैं तो एक बाइट कोड फाइल जनरेट होती है, जावा में उसकी एक्सटेंशन डॉट क्लास होती है। तब फिर आप उस फाइल को रन करते हैं और तब जाके कमांड आपकी कर्नल पे एग्जीक्यूट होती है और फिर आपको आउटपुट आता है उस प्रोग्राम। ऐसे फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है कंपाइल्ड प्रोग्राम का। जो इंटरप्रेटेड प्रोग्राम होते हैं जितने भी आपके, वो सबको आप रन करते हैं और वो डायरेक्ट आपके कर्नल पे जाके एग्जीक्यूट होता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ कन्वर्जन नहीं होता है और वो डायरेक्ट रन हो जाता है, नहीं, कन्वर्जन होता है, बट वो एक बैकएंड प्रोसेस है। आपको कोड को अलग से कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप कोड को रन करते हैं। आपने देखा कि मैंने जब प्रिंट वेलकम टू केआर लिखा तो उसको सीधा रन किया। इवन जब मैंने टर्मिनल पे फाइल को रन किया तो मैंने वहां पे सीधा रन किया, कंपाइल नहीं किया। कोड को कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती, बैकएंड में कंपाइलेशन होता है। यहां भी .pyc फाइल जनरेट होती है जो कि आपकी बाइट कोड फाइल होती है, यहां भी जनरेट होती है, उसको भी यूज किया जाता है प्रोडक्शन में। पर हम कभी भी कोड को अलग से कंपाइल नहीं करते। तो ये तो डिफरेंस होता है कोड के एग्जीक्यूशन में। यहाँ एक्स्ट्रा कंपाइलेशन स्टेप ऐड होती है, यहाँ एक्स्ट्रा कंपाइलेशन स्टेप ऐड नहीं होती, पहला डिफरेंस। अब दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं। मान लो यहाँ पे 4 लाइन का कोड है, यहाँ भी 4 लाइन का कोड है। यही मेन डिफरेंस है जो आपको इंटरव्यू में बताना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कंपाइलर में इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है, तो पहला डिफरेंस और मेन डिफरेंस यही है कि जब आप कंपाइल करते हैं तो यहाँ होल कोड एक साथ कन्वर्ट होता है। ये चारों लाइन एक साथ कन्वर्ट होंगी बाइट कोड में और फिर एग्जीक्यूट होंगी।
ये कंपाइलर का तरीका है काम करने का। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है। पहली लाइन कन्वर्ट होगी, एग्जीक्यूट होगी, दूसरी लाइन कन्वर्ट होगी, एग्जीक्यूट होगी, तीसरी लाइन कन्वर्ट होगी और एग्जीक्यूट होगी। यही डिफरेंस आपको मेनली बताना है और यही वो आपसे सुनना चाहता है। कंपाइलर होल कोड को कन्वर्ट करता है और फिर आपका कोड एग्जीक्यूट होता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को कन्वर्ट करता है और फिर कोड को एग्जीक्यूट करता है। ये मेन डिफरेंस है कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में। अब तीसरे डिफरेंस को देखते हैं। मान लो यहाँ लाइन नंबर 2 पर एरर आती है और लाइन नंबर 4 पर एरर आती है, यहां भी लाइन नंबर 2 पर 4 पर एरर आती है। तो कंपाइल में पूरा कोड एक साथ कंपाइल होकर कन्वर्ट होता है। तो अगर किसी भी एक सिंगल लाइन पर एरर होगी तो होल कोड कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, यानी कि बाइट कोड जनरेट ही नहीं होगा। अगर बाइट कोड जनरेट नहीं होगा तो आपको कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। लेकिन अगर इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग को देखा जाए तो पहली लाइन में कोई भी इश्यू नहीं है। पहली लाइन सक्सेसफुली कन्वर्ट होगी, एग्जीक्यूट होगी और आपको आउटपुट आएगा। लेकिन लाइन नंबर 2 पर आपका प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा और वो बाहर आ जाएगा, बाकी का आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये प्रूव करता है कि कोड आपका लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, ना कि एक साथ आपका कोड कन्वर्ट हो रहा है। अगर एक साथ कन्वर्ट होता तो पूरा कोड कन्वर्ट हो ही नहीं पाता, क्योंकि इसमें 2 लाइंस में एरर है। तो मेन डिफरेंस क्या है कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में? कंपाइलर में होल कोड एक साथ कन्वर्ट होता है, फिर एग्जीक्यूशन होता है। इंटरप्रेटर में एक लाइन कन्वर्ट होगी, फिर एग्जीक्यूट होगी, दूसरी लाइन कन्वर्ट होगी, एग्जीक्यूट होगी, तीसरी लाइन कन्वर्ट होगी, एग्जीक्यूट होगी। आपका जो बेस है वो इंटरप्रेटर यूज करता है आपकी कमांड्स को रन करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए। जितनी भी आप बेस की कमांड्स लिखते हैं वो बैकएंड पे आपके इंटरप्रेटर पे जाके एग्जीक्यूट होती है, यानी कि वो इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग की तरह काम करता है, ना कि कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग की। नहीं तो बार बार आपको कंपाइलेशन की जरूरत पड़ेगी। ये मेन डिफरेंस होता है कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है किसी का? तो सर मेन एक्चुअली जो डिफरेंसेस है ये कंपाइलर और इसका इंटरप्रेटर का, इसमें बेटर कौन सा है? वो कोड जनरेट ही नहीं हुआ या फिर हम कैसे ये कह रहे हैं कि वो बेटर कौन सा है? परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो कंपाइलर आपके फास्ट होते हैं इंस्टेड ऑफ इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। कंपाइल लैंग्वेज फास्टर होती हैं। इसीलिए जावा को बारे में अगर आप में से कोई जानता है तो जावा ना तो प्योरली कंपाइल्ड है और ना ही प्योरली इंटरप्रेटेड है, दोनों को मिक्स करके बनाया गया है उसको। कंपाइलर में क्या होता है कि वो आपके कोड को कंपाइल करके रख लेता है, एक फाइल के अंदर वो स्टोर कर पा रहा है। जैसे मान लो एक फंक्शन बनाया आपने, उसको 4 बार कॉल किया, तो कंपाइलर में वो एक बार कन्वर्ट होगा, फिर आप उसको 50 बार कॉल करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरप्रेटर में क्या होगा कि जितनी बार उस फंक्शन को कॉल कर रहे होगे वो हर बार कन्वर्ट होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, कन्वर्ट होगा, एग्जीक्यूट होगा, फिर कन्वर्ट होगा, और एवरी टाइम दैट फंक्शन इज गोइंग टू कन्वर्ट एंड एग्जीक्यूट, कन्वर्ट एंड एग्जीक्यूट। दैट इज द ओनली डिफरेंस विच मेक द डिफरेंस बिटवीन कंपाइल एंड इंटरप्रेटर। यही वो डिफरेंस है जो ये बताता है कि इंटरप्रेटर में ज्यादा टाइम लगता है, अदरवाइज बाकी का सब कुछ सेम है। अब इसको भी सॉल्व करके जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे पाइथन का एक वर्जन अवेलेबल है, पाई पाई पाइथन करके है, अगर आप गूगल करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, पाई पाई पाइथन। तो ये क्या करता है कि जो ऐसे फंक्शन होते हैं जो बार बार यूज हो रहे हैं आपके प्रोग्राम के अंदर, उनको कंपाइल करके यानी कि कन्वर्ट करके एक बफर मेमोरी में स्टोर करके रख लेता है। And this buffer memory will be available till then your program is executing. Now next time you do not, it doesn't require to convert your function again into the bytecode. It will call it from that buffer memory. तो अब 50 बार भी कॉल करोगे फिर कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा, वो बफर से उसको कॉल करेगा। बट दिस इज नॉट अवेलेबल इन द डिफॉल्ट पाइथन, दिस इज अवेलेबल इन द पाई पाई पाइथन, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो उसमें अवेलेबल है ये फंक्शनैलिटी, डिफॉल्ट पाइथन में अवेलेबल नहीं। ये डिफरेंस है कंपाइलर में और इंटरप्रेटर की परफॉर्मेंस में अगर आप देखते हैं तो, ठीक है। ओके सर। प्रोग्रामिंग के बेसिक में सबसे पहली चीज आती है डेटा टाइप। हर प्रोग्रामिंग के अलग अलग डेटा टाइप होते हैं। कल मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि पाइथन में डेटा टाइप्स होते हैं, पर हम कभी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम उसका टाइप स्पेसिफाई नहीं करते, क्योंकि पाइथन एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग है और यहाँ वेरिएबल को डेटा टाइप मिलता है वैल्यू के बेसिस पर। जैसी वैल्यू आप असाइन कर रहे हैं उसके बेसिस पर उसको टाइप असाइन होता है। पर फिर भी हमारे पास डेटा टाइप्स तो हैं,
कौन सी वैल्यू हम असाइन करेंगे तो इसको क्या डेटा टाइप मिलेगा, ये समझने के लिए। और मैंने कल आपको बताया था कि डेटा टाइप हेल्प करता है ये समझने में कि आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उस टाइप ऑफ वैल्यू पे। जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू पर अरिथमेटिक ऑपरेशन हो सकता है, एक नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू पर अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं हो सकता। इस ये डिसाइड करने के लिए कि कहाँ अरिथमेटिक ऑपरेशन हो पाएगा, कहाँ नहीं हो पाएगा, इसके लिए डेटा टाइप्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है एक प्रोग्रामिंग। पाइथन में दो तरीके के डेटा टाइप होते हैं, फंडामेंटल और कंपाउंड। कंपाउंड डेटा टाइप में आपके डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं मेनली, जैसे लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, सेट हो गया, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसे हम अगले वीकेंड पढ़ेंगे। ठीक है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये सब हम अगले वीकेंड पढ़ेंगे। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो फंडामेंटल डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि लिस्ट पढ़ने में ही 2 घंटे का टाइम लगेगा, तो पूरे डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ने में हमें 2 दिन के आसपास का टाइम लगेगा, इसलिए आज हम फंडामेंटल पे ही रहेंगे, कंपाउंड डेटा टाइप पे आज हम नहीं जाएंगे। तो फंडामेंटल डेटा टाइप में आपके पास 5 डेटा टाइप हैं। पहला है इंटीजर, दूसरा है आपके पास में फ्लोट, तीसरा है आपके पास में बूलियन, और चौथा है आपके पास में स्ट्रिंग, और पांचवा है आपके पास में कॉम्प्लेक्स। ये 5 फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं हमारे पास पाइथन में। इंटीजर है, फ्लोट है, बूलियन है, स्ट्रिंग है और कॉम्प्लेक्स। अब एक बाय एक सबको समझते हैं। इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है? ऐसी कोई भी वैल्यू जो 0 to 9 डिजिट से मिलके बनी है, ऐसी हर एक वैल्यू को हम लोग इंटीजर वैल्यू बोलते हैं। इंटीजर वैल्यू में कभी भी कोई भी सिंबल या कोई करेक्टर नहीं हो सकता। अगर उसमें कोई भी सिंबल या कोई करेक्टर है तब फिर वो आपकी एक इनवैलिड सिंटेक्स होगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू 89, टाइप यहाँ एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिससे हम वेरिएबल का टाइप चेक कर सकते हैं। जैसी वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं वेरिएबल को वैसा ही टाइप रन टाइम पे मिलता है, इसीलिए हम इसको डायनेमिक टाइप बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका टाइप क्या आ रहा है? इंटीजर। पर अगर मैं लिखता हूँ 89A, रूल ये कहता है कि भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ डिजिट हो सकते हैं, कोई करेक्टर या कोई सिंबल देंगे तो ये एक इनवैलिड सिंटेक्स होगा। तो इंटीजर वैल्यू जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिजिट होते हैं, इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसी वैल्यू जो कि बेस 10 वैल्यू है, और बेस 10 वैल्यू में सिर्फ 0 to 9 10 डिजिट ही अलाउड होता है। फ्लोट वैल्यू जो कि फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं, जैसे कि 89.5, 98.2345 समथिंग लाइक दैट, जैसे कि प्राइस हो गया, सैलरी हो गया, इस तरीके की जो वैल्यूज है, 45.67 या 45.99, इस तरीके की जो वैल्यू होगी उसे हम लोग फ्लोट टाइप ऑफ वैल्यू बोलेंगे। फ्लोट टाइप ऑफ वैल्यू में सिर्फ डॉट अलाउड होता है, इसमें भी आप कोई और सिंबल नहीं लगा सकते, कोई और करेक्टर नहीं लगा सकते। अगर आप डॉलर साइन लगाओगे, परसेंटेज लगाओगे तो ये फिर से एक इनवैलिड सिंटेक्स होगा। दूसरा, एक ही डॉट अलाउड होता है। अब ऐसी कोई फ्लोट वैल्यू थोड़ी होती है 89.99.90, इट इज नॉट ए फ्लोट वैल्यू, ये फिर से आपको एरर देगा अगर आप ऐसा लिखता भी हैं तो ये एक इनवैलिड सिंटेक्स है। तो वैलिड सिंटेक्स यही है, एक ही डॉट होता है। हालांकि हाँ पीछे हम कितने भी डिजिट दे सकते हैं, दैट्स ओके, बट ऐसे नहीं कर सकते कि 99.90 या पॉइंट लगा के, और भी हमने कई सारे पॉइंट ऐड किए, नहीं। बूलियन वैल्यू, जब भी आप कोई भी कंडीशन लगाते हैं तो कंडीशन में 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो आपकी कंडीशन सही होगी या आपकी कंडीशन गलत होगी। जब आपकी कंडीशन सही होती है तो बूलियन वैल्यू ट्रू रिटर्न होती है, पहली बूलियन वैल्यू ट्रू होती है। जब आपकी कंडीशन गलत होती है तो बूलियन वैल्यू फॉल्स रिटर्न होती है। अब कल मैंने आपको एक बताया था, आप में से किसी ने पूछा था कि क्या पाइथन केस सेंसिटिव है, तो मैंने आपको बताया था कि एंटायर पाइथन इज केस सेंसिटिव। तो पूरा का पूरा पाइथन केस सेंसिटिव है, हर एक पॉइंट पर, हर एक करेक्टर पर आपको ये ध्यान रखना है। मतलब ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है जहां पाइथन केस सेंसिटिविटी को फॉलो नहीं करता। तो आपको आज के बाद ये किसी से पूछने की या किसी भी डाउट में जाने की जरूरत नहीं है। केस सेंसिटिविटी से मेरा ये मतलब है यहाँ पर कि ट्रू का टी विल ऑलवेज कैपिटल एंड फॉल्स का एफ विल ऑल्सो ऑलवेज कैपिटल। ये प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं पाइथन में, ट्रू और फॉल्स। अगर मैं ट्रू का टी स्मॉल लेता हूं तो ये एरर होगी, अगर मैं फॉल्स का एफ स्मॉल लेता हूं तो भी ये एरर होगी, क्योंकि फॉल्स ऐसा कोई प्री डिफाइंड कीवर्ड नहीं है जिसका एफ स्मॉल है। पर अगर मैं यहाँ एफ को कैपिटल रखता हूं, सॉरी,
अगर मैं यहाँ f को कैपिटल रखता हूं और फिर मैं आपको टाइप ऑफ x दिखाता हूं, तब फिर आप देखेंगे कि ये एक बुलियन टाइप है। अगर स्मॉल रखता हूं तो फिर आप देखेंगे ये एक एरर देगा। तो ट्रू का t हमेशा कैपिटल रहेगा और फॉल्स का f हमेशा कैपिटल रहेगा, जिसे आप स्मॉल नहीं कर सकते। तो बुलियन वैल्यू जब भी हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, अगर वो डिसीजन सही है, यानी कि जब भी कोई कंडीशन लगाते हैं, अगर कंडीशन सही है तो बुलियन वैल्यू ट्रू आती है, कंडीशन गलत है तो फॉल्स आती है। जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इज 4 ग्रेटर देन 5, क्या 4 5 से बड़ा है? नहीं, द कंडीशन इज फॉल्स, इसलिए क्या आएगा आपके पास में? बुलियन वैल्यू फॉल्स रिटर्न होकर आएगी। अब यहाँ एक पॉइंट और, जो बुलियन वैल्यू ट्रू है उसका इनिशियल नंबर 1 होता है, और जो बुलियन वैल्यू फॉल्स है उसका इनिशियल नंबर 0 होता है। अब आप कहेंगे इनिशियल नंबर से क्या मतलब है? क्या इनिशियल नंबर से ये मतलब है कि अगर मैं x इज इक्वल टू 1 लिखता हूं तो आप कहेंगे कि टाइप ऑफ x विल बी बुलियन? नहीं, इसका टाइप इंटीजर ही आएगा। तो फिर इनिशियल नंबर 1 और इनिशियल नंबर 0 का क्या मतलब है? अब यहां पर आपको एक पॉइंट फिर समझना है। इसको समझने के लिए, ये जो 3 डेटा टाइप हैं, इंटीजर, फ्लोट और बुलियन, ये नंबर डेटा टाइप में जाते हैं। कॉपी पेंसिल पे लिख रहे हो तो ऐसे हाईलाइट कर देना। ये स्ट्रिंग अलग जाता है और कॉम्प्लेक्स अलग जाता है। ऐसे ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इंटीजर, फ्लोट और बुलियन ये नंबर डेटा टाइप में जाते हैं, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप में जाता है और ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में जाता है। ऐसे ये 3 टाइप में डिफाइन है। अब आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब है कि इंटीजर, फ्लोट और बुलियन नंबर में जाता है? इसका ये मतलब है कि आप इन तीनों के बीच में कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आप इंटीजर और फ्लोट के बीच में कोई भी अर्थमेटिक और कंपैरिजन ऑपरेशन कर सकते हैं। आप फ्लोट टू इंटीजर कर सकते हैं, आप इंटीजर टू बुलियन कर सकते हैं, बुलियन टू फ्लोट कर सकते हैं। इनके बीच में कोई भी कंपैरिजन और अर्थमेटिक ऑपरेशन पॉसिबल है। पर आप इंटीजर टू स्ट्रिंग ना तो अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं और ना ही कंपैरिजन कर सकते हैं। आप फ्लोट टू स्ट्रिंग नहीं कर सकते, आप बुलियन टू स्ट्रिंग नहीं कर सकते, आप इंटीजर टू कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकते, फ्लोट टू कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकते, बुलियन टू कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकते। इसलिए इन तीनों के बीच में आपस में आप स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कंपैरिजन कर सकते हैं, आप कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स कंपैरिजन कर सकते हैं, पर इंटीजर, फ्लोट और बुलियन को इन तीनों में, इन दोनों से नहीं कर सकते। इनका आपस में ऑपरेशन हो सकता है। तो जब इनका आपस में ऑपरेशन करते हैं तब बुलियन वैल्यू की, इनिशियल वैल्यू की जरूरत पड़ती है। मान लो मैंने लिखा 3 प्लस ट्रू, अब हम तो कर सकते हैं इनके बीच में ऑपरेशन जैसा मैंने कहा उसके अकॉर्डिंग। तब फिर वो अगर 3 प्लस ट्रू को ऐड करेगा तो क्या आउटपुट आएगा? अब इस केस में ट्रू की इनिशियल वैल्यू 1 का यूज होगा, तब आपको आउटपुट आएगा यहाँ पर 4। अब ये 4 कैसे आ रहा है? अब ये आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ट्रू की जो इनिशियल वैल्यू होती है वो 1 होती है। अगर मैं यहां पर कहता हूं कि क्या मेरा 3 लेस देन है ट्रू से, तो अब कंपैरिजन किसके बेसिस पे हो रहा है? ट्रू के बेसिस पर नहीं, किसके बेसिस पर? 1 के बेसिस पर। अब आप चेक कर रहे हैं कि क्या 1 से 3 छोटा है? नहीं, 3 1 से छोटा नहीं है, इसलिए यहां पर फॉल्स आएगा। तो जब आप इंटीजर और फ्लोट का बुलियन के साथ कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो अर्थमेटिक ऑपरेशन है, चाहे वो कंपैरिजन ऑपरेशन है, तब उस केस में बुलियन की ट्रू और फॉल्स की इनिशियल वैल्यू 1 और 0 का यूज होता है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ 0 लिखते हैं या सिर्फ 1 लिखते हैं तो वो इंटीजर डेटा टाइप की तरह कंसीडर होता है, ना कि बुलियन डेटा टाइप की तरह कंसीडर होता है। मैं 2 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूं और आपको एक कहानी सुनाता हूं, मतलब पॉज कर। चलो वापस आते हैं। तो इंटीजर डेटा टाइप हमने देखा, फ्लोट डेटा टाइप हमने देखा, बुलियन हमने देखा। अब हम स्ट्रिंग पे आते हैं। तो स्ट्रिंग वैल्यू वो होती है जो कोटेशन मार्क्स के बीच में इनक्लोज होती है, जैसे कि नाम हो गया, ठीक है, जैसे जेंडर हो गया, सिटी का नाम हो गया। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी वैल्यू जिसे हम कोटेशन मार्क्स में इनक्लोज कर दें तो उसका टाइप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग होता है। अब कोटेशन मार्क्स के अंदर चाहे डिजिट हो, चाहे करेक्टर हो, चाहे कुछ भी हो। वेलकम टू KR नेटवर्क, ये भी एक स्ट्रिंग है। एक सिंगल करेक्टर जो आप लेंगे वो भी एक स्ट्रिंग है। मल्टीपल लाइंस लेंगे वो भी एक स्ट्रिंग है। एक सिंगल वर्ड लेंगे वो भी एक स्ट्रिंग है। तो आप सिंगल स्ट्रिंग लेंगे, सिंगल करेक्टर लें,
मल्टीपल वर्ड्स लें, यानी कि कोटेशन मार्क्स के अंदर आप कुछ भी लें, चाहे वो सिंबल्स हैं, चाहे वो डिजिट्स है। अगर मैं लिखता हूँ हेलो 123 या हेलो @123, ये सब कुछ स्ट्रिंग कंसीडर होगा। यानी कि ऐसी कोई भी वैल्यू जिसमें करेक्टर्स आते हैं, सिंबल्स आते हैं, डिजिट्स आते हैं, या सिर्फ करेक्टर्स आते हैं, या सिर्फ सिंबल्स आते हैं, ऐसी हर वैल्यू को स्ट्रिंग माना जाता है। और स्ट्रिंग वैल्यू का कोटेशन मार्क्स में इनक्लोज होना जरूरी है। अगर मैं इसे कोटेशन मार्क्स में नहीं रखूंगा तो ये यहाँ मुझे एक सिंटैक्स एरर देगा। इवन कोटेशन के अंदर आप फ्लोटिंग भी रख दोगे तब भी वो स्ट्रिंग है। तब भी वो फ्लोट भी आपका स्ट्रिंग ही माना जाएगा। कोई भी वैल्यू, इवन चाहे वो आपकी बूलियन वैल्यू हो, चाहे वो आपकी इंटीजर वैल्यू हो, चाहे वो आपकी फ्लोट वैल्यू हो, जब आप उसे कोटेशन मार्क्स में रखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग ही कंसीडर होगा। अब यहाँ आपका एक क्वेश्चन जरूर हो सकता है कि हमने एक जगह पर सिंगल कोटेशन मार्क्स लगाया और हमने एक जगह पर डबल कोटेशन मार्क्स लगाया, तो हमको कब सिंगल यूज करना है और कब हमको डबल यूज करना? जी सर, पूछना था मुझे। मुझे पता है आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे, तो सर यही पूछना। कोई बात नहीं, मैं यही बता रहा हूं। तो आप एक करेक्टर, ये पाइथन का रिकमेंडेशन है, ठीक है। पाइथन क्या रिकमेंड करता है अपनी तरफ से? पाइथन कहता है कि जब आप एक करेक्टर डिक्लेयर कर रहे हैं या फिर आप एक वर्ड डिक्लेयर कर रहे हैं तो आप सिंगल कोटेशन मार्क्स का यूज करेंगे। जब आप एक लाइन, लाइन मतलब जिसमें मल्टीपल वर्ड्स हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं तो आप डबल कोटेशन मार्क्स का यूज करेंगे। पर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं एक सिंगल करेक्टर को डबल कोटेशन मार्क्स में नहीं रख सकता। आप देखो कोई इश्यू आया नहीं। इसका ये भी बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं एक वर्ड को एक डबल कोटेशन मार्क्स में नहीं रख सकता। और इसका यह भी मतलब नहीं है कि मैं एक लाइन को जिसमें मल्टीपल वर्ड्स हैं उसे सिंगल कोटेशन मार्क्स में नहीं रख सकता। आप सिंगल की जगह डबल लगा सकते हो, डबल की जगह सिंगल लगा सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं है। बस ये पाइथन का रिकमेंडेशन है कि जब आप करेक्टर और वर्ड लेंगे तो सिंगल लगाएंगे, जब आप लाइन लेंगे तो आप डबल लगाएंगे। तीसरा आता है ट्रिपल कोटेशन मार्क्स। ट्रिपल कोटेशन मार्क्स में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आप सिंगल सिंगल ट्रिपल भी लगा सकते हो या फिर डबल डबल ट्रिपल भी लगा सकते हो। इट्स ए ट्रिपल, आइदर सिंगल सिंगल ट्रिपल और डबल डबल ट्रिपल। तो पाइथन कहता है कि जब आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग स्टोर करना चाहते हैं तब आप सिर्फ ट्रिपल कोटेशन मार्क्स का ही यूज करते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग को कभी भी सिंगल या डबल कोटेशन मार्क्स में स्टोर नहीं किया जा सकता। मल्टी लाइन स्ट्रिंग को सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल कोटेशन मार्क्स में स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे मैंने डबल कोटेशन मार्क्स लगाया, ये मेरी लाइन 1 हुई, मैंने एंटर बटन प्रेस किया, ये मेरी नई लाइन हुई, मैंने एंटर बटन प्रेस किया, ये मेरी नई लाइन हुई। हमारा रूल ये कहता है, यानी कि प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स ये कहता है कि आप ट्रिपल कोटेशन मार्क्स को सिर्फ मल्टी लाइन स्ट्रिंग को सिर्फ ट्रिपल कोटेशन मार्क्स में स्टोर कर सकते हैं। आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग को डबल या सिंगल कोटेशन मार्क्स में स्टोर नहीं कर सकते। अगर हम इसको रन करेंगे तो ये एक सिंटेक्स एरर होगा। अगर मैं इसे ट्रिपल कोटेशन मार्क्स में रखता हूँ, चाहे वो सिंगल सिंगल वाला ट्रिपल लगाऊं या मैं वो डबल डबल वाला ट्रिपल लगाऊं, उससे फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैं यहाँ पर ट्रिपल कोटेशन मार्क्स लगाता हूँ तो आप देखेंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। जब मैं एक्स को प्रिंट करूंगा तो आप देखेंगे कि हमें आउटपुट आएगा। तो सिंगल और डबल की जगह आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, आप सिंगल की जगह डबल लगा सकते हैं, डबल की जगह सिंगल लगा सकते हैं। पर आपको जब भी मल्टी लाइन स्ट्रोक करना है स्ट्रिंग को, तब आप कभी भी सिंगल या डबल का यूज नहीं कर सकते। ऐसे केस में आपको ट्रिपल कोटेशन मार्क्स का ही यूज करना पड़ेगा। हाँ, सिंगल डबल में कुछ सिनेरियोज को छोड़ के, जैसे मैं आपको एक अगर सिनेरियो दूं, बाकी के में आप आपस में कहीं भी कुछ भी लगा सकते हैं। मान लो मुझे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है जिसमें मैं सिंगल कोटेशन मार्क्स लिख रहा हूँ और मैंने लिखा है ऐसा लिखते हैं ना, एपॉस्ट्रोफी यूज करते हैं, यू कैन नॉट ऐसे करके डू दिस। तो यहाँ पर अगर आप इस सिंटेक्स को देखेंगे तो यहाँ से आपका कोटेशन मार्क्स स्टार्ट हुआ, यहाँ पर क्लोज हो गया। अब ये वाला जो स्ट्रिंग है ये कोटेशन मार्क्स के अंदर ही नहीं आता, यहाँ से कोटेशन मार्क्स स्टार्ट हुआ जो कि कहीं क्लोज ही नहीं हो रहा। दिस इज टोटली इनवैलिड सिंटेक्स। ऐसा अगर कभी सिनेरियो है तब फिर आप सिंगल पे स्टिक नहीं रह सकते,
तब फिर यहाँ आउटर वाले को आप डबल कोटेशन मार्क्स बनाएंगे और फिर ये आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा। तो कोटेशन मार्क्स का आई बिलीव आपको क्लियर होगा, कहाँ हमको सिंगल लगाना है, कहाँ हमको डबल लगाना है और कहाँ ट्रिपल लगाना है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं, क्लियर है सर, समझ रहे हैं। थैंक यू। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर नॉर्मल पाइथन में यूज नहीं होता है। ये तब यूज होता है जब आप रोबोटिक्स पे काम कर रहे हैं या आप फिजिक्स वगैरह के फॉर्मूला पे काम कर रहे हैं। ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ के आ चुके हैं। अब हमें याद नहीं है वो बात अलग है, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। ये पहला रियल नंबर होता है, इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है यही, और ये यूनिवर्सल फॉर्म होती है। दूसरा इमेजिनरी नंबर होता है, जिसे हम इमेजिन करके चलते हैं। तो जब हम 11th-12th में पढ़ते थे वहाँ आई होता था, जिसे हम लोग आयोटा बोलते थे। अभी जे होता है यहाँ पे, और जे यहाँ प्री डिफाइन है पाइथन में। मैं जे की जगह कोई और करेक्टर अपनी तरफ से नहीं ले सकता, इट मस्ट नीड टू बी ए जे ओनली। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने अपनी तरफ से कुछ भी ले लिया। और जो जे की वैल्यू होती है वो रूट स्क्वायर ऑफ -1 होती है, इट इज प्री डिफाइंड। द वैल्यू ऑफ जे इज इक्वल्स टू रूट स्क्वायर ऑफ -1, इट इज प्री डिफाइंड। इसीलिए हम जे की जगह कोई और करेक्टर नहीं ले सकते, वो जे ही हमको लेना पड़ेगा। नॉर्मली आप चाहे कितना भी ऑटोमेशन कर लेना, आपको कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट विल बी यूज्ड ओनली जब आप फिजिक्स पे काम कर रहे हैं, जब आप रोबोटिक्स पे काम कर रहे हैं, तब इसकी जरूरत पड़ती है। तो अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 2 + 4j, द टाइप ऑफ x विल बी नथिंग बट इट इज गोइंग टू बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। द 3 इज द रियल नंबर, द 4 इज द इमेजिनरी नंबर, और j लिखते हैं ना हम लोग, फॉर्मूला लिखते हैं इस तरीके से, आपने देखा होगा कई बार, 3 + xj and we have to find out the value of x. In such of scenarios हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करते हैं। कोई कुछ बोल रहा था, बोलो चेतन। सर जे का वैल्यू क्या बताया था आपने? रूट स्क्वायर ऑफ -1। सर ये जो है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये एआई और एमएल के अंदर भी यूज नहीं होता? नहीं, जब आप फिजिक्स पे काम करते हैं तब ही सिर्फ इसकी एग्जिस्टेंस आती है। फिजिक्स के जो फॉर्मूला होते हैं आपके टाइम वगैरह के, वहां पर इसकी जरूरत पड़ती है, उन फॉर्मूलाज में ये यूज होता है, अदरवाइज नहीं। तो ये बहुत रेयरली यूज होता है। हम जितना भी पाइथन पढ़ेंगे, जितने भी पाइथन पे हम काम करेंगे, उसमें से एक बार भी इसका कहीं भी यूज नहीं आएगा। तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इस पे? बिल्कुल भी नहीं है, जब तक आप फिजिक्स वगैरह पे नहीं जाते हैं। फिजिक्स में भी स्पेसिफिकली टाइम वगैरह पे जब आप जाते हैं, टाइम कैलकुलेशंस वगैरह पे, तब इसकी जरूरत पड़ती है। तो अगर ऐसा हम नहीं कर रहे हैं तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे पास 5 डेटा टाइप हैं फंडामेंटल। इंटीजर है, फ्लोट है, बूलियन है, स्ट्रिंग है और कॉम्प्लेक्स। अब मैं आपको थोड़ा सा डीप में समझाता हूँ इनके बारे में। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी डेटा टाइप से रिलेटेड तो आप पूछ लेना। अच्छा, एक क्वेश्चन है, बोलो। क्यूरियोसिटी, तो मतलब सिर्फ ये 5 ही होते हैं डेटा टाइप, राइट? 5 ही होते हैं डेटा टाइप, बाकी के कंपाउंड डेटा टाइप आते हैं, जैसे लिस्ट हो गया, टपल हो गया, जिन्हें हम डेटा स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, वो हम फिर अगले वीकेंड पढ़ेंगे। अब देखो, सर ये बूलियन वाला एक बार फिर से थोड़ा सा वो कर दीजिए, बूलियन समराइज 2 कर दीजिए। वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स। जब भी आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन में 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो डिसीजन सही है या डिसीजन आपका गलत है। जब डिसीजन सही होता है तो बूलियन वैल्यू ट्रू आती है, जब आपका डिसीजन गलत होता है तो बूलियन वैल्यू फॉल्स आती है। 2 ही बस बूलियन वैल्यू होती है हमारे पास में, ट्रू और फॉल्स। और ये भी प्री अच्छा, वो डिफाइन है। कंडीशनल है। हाँ, ये भी प्री डिफाइन है। ट्रू का टी छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, एंड फॉल्स का एफ भी बड़ा होता है। ये प्री डिफाइन कीवर्ड है दोनों पाइथन में। ओके। इसीलिए आप देखेंगे तो इनको ये ग्रीन कलर में आ रहा है। अब देखो, जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि प्रोग्रामिंग की दुनिया में, पाइथन में स्पेसिफिक नहीं, प्रोग्रामिंग की दुनिया में डेटा टाइप 2 तरीके के होते हैं। एक प्रिमिटिव होते हैं और एक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और एक होते हैं ऑब्जेक्ट्स। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उनमें एक लेंथ का कॉन्सेप्ट होता है, बाइट का कॉन्सेप्ट।
अगर आपको याद हो, मैं नहीं कह रहा आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, आपको अगर तब का याद हो जब आपने कॉलेज वगैरह में पढ़ा था, तो आपने इंटीजर के बाद एक लॉन्ग डेटा टाइप पढ़ा था, अगर आप में से किसी को याद हो। फ्लोट के बाद आपने एक डबल डेटा टाइप पढ़ा था। स्ट्रिंग से पहले आपने कैर डेटा टाइप पढ़ा था। तो इंटीजर में 4 बाइट तक की इंटीजर आती थी और लॉन्ग में 8 बाइट तक की इंटीजर वैल्यू आती थी। फ्लोट में 4 बाइट्स तक का फ्लोटिंग पॉइंट्स आता था और 8 बाइट तक का डबल में आता था। कैर में एक सिंगल करेक्टर आता था और स्ट्रिंग में मल्टीपल करेक्टर्स आते थे। तो पाइथन में हमें लॉन्ग की, डबल की और फिर कैर की क्यों जरूरत नहीं है? तो मैंने अभी आपको बताया, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और एक होते हैं ऑब्जेक्ट्स। पाइथन प्रोग्रामिंग में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज नहीं होते। जिस प्रोग्रामिंग में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज होते हैं उसी में बस साइज का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, इनमें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज होते हैं। जावा में आपको प्रिमिटिव भी देखने को मिल जाते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। जितने प्रिमिटिव होते हैं वहां साइज कॉन्सेप्ट होता है, ऑब्जेक्ट में साइज कॉन्सेप्ट नहीं होता। पाइथन में दीज डेटा टाइप्स आर नॉट द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, दे आर द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हम ऊप्स में जाके पढ़ेंगे, जहां क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर आप इंटीजर को सर्च करते हैं और पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन पे जाके जब आप इसे देखते हैं, ठीक है, तो जब आप इस इंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इंटीजर एक क्लास है। रिटर्न एन इंटीजर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए नंबर और इंस्ट्रक्टेड। इट नॉट जस्ट ए डेटा टाइप, द प्रिमिटिव डेटा टाइप, इट्स ए क्लास एक्चुअली। और इसीलिए हमारे यहाँ इंट का, फ्लोट का, बुलियन का, स्ट्रिंग का, कॉम्प्लेक्स का, इसका साइज कॉन्सेप्ट नहीं है। इसीलिए सिंगल करेक्टर भी स्ट्रिंग माना जाता है, मल्टीपल करेक्टर भी स्ट्रिंग जाने माने जाते हैं, और मल्टीपल वर्ड्स, मल्टीपल लाइन, सब कुछ स्ट्रिंग माना जाता है। मतलब एक स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर मैं 1000 लाइन की स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता हूँ, मुझे कोई भी इश्यू नहीं आने वाला। मतलब मैं उतना डेटा एक वेरिएबल को असाइन कर सकता हूँ जितना मेरे मेमोरी ले सकती है। इसलिए साइज कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि दे आर ऑब्जेक्ट्स, दे आर नॉट परमिटेड। ये थोड़ा सा डीप में था, थोड़ा अलग था। अगर समझ में आया है वेल एंड गुड है, नहीं आया तो छोड़ दो। फिर जब आपको लगे कि 2-1 दिन बाद कि हाँ मुझे पाइथन समझ में आने लगी है, दोबारा मुझसे पूछना। फिर जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि जब हम किसी नई फील्ड में जाते हैं तो उसकी चीजों को समझने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड से आए हुए हैं, तो प्रोग्रामिंग की नई नई चीजों को सीखने में और समझने में आपको 2 या 3 हफ्ते लगते हैं। ठीक है, आप एक पहले दिन में या पहले हफ्ते में आप सब कुछ नहीं सीख सकते। जैसे मैं आपको अपना बताता हूँ। मैं सबसे पहले, मैं एक था, मेरा क्लाइंट था, जेरॉक्स था, मैंने वहां काम किया। मैं जब से स्पेसिफिकली डेटा साइंस में गया, मैं तब से बात कर रहा हूँ। तो वहाँ डेटा था हमारे पास में। फिर मैं एक हेल्थ डेटा पे काम किया मैंने 3-4 साल। माउंट सनाई करके एक हॉस्पिटैलिटी है यूके में, आप गूगल सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वहाँ पे कोविड डेटा पे मैंने काम किया था। तो मुझे बहुत टाइम लगा, जब मैं नया नया गया था वहाँ, तो मेरे लिए हेल्थ का सारा डेटा नया था। तो बहुत सारी ऐसी टर्म्स थी जिनके बारे में मुझे बिल्कुल भी प्री नॉलेज नहीं थी पहले से। तो मुझे 1 से 2 हफ्ता लगा उन सारी टर्म्स को समझने में, जो फ्रिक्वेंटली टीममेट्स यूज करते थे कॉल्स के अंदर, जो डेटा के अंदर वर्ड्स यूज होते थे, जो डेटा के अंदर टर्म्स यूज होती थी, उनको समझने में मुझे 1 से 2 हफ्ता लगा। फिर मैं उसके बाद एक अभी नए करंट में बैंकिंग में आया। तो बैंकिंग में बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो आपके लिए नए होते हैं। तो ऐसे ही ये प्रोग्रामिंग आज के लिए अब आपके लिए नई है। तो इसके कीवर्ड्स को समझने में, इसकी टर्म्स को समझने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे अगर 1 या 2 दिन टर्म समझ में नहीं आ रही है, मैं कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट तो मुझे पहले दिन ही समझ में आना चाहिए, मैं टर्म्स की बात कर रहा हूँ। जो टर्म्स हम यूज कर रहे हैं, जो कीवर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, दे माइट बी कंफ्यूजिंग यू, या दे माइट बी कि भाई हमको पहली बार में नहीं समझ में आया, बट इन 1 और 2 days, बिकॉज दे आर गोइंग टू रिपीटेडली यूज्ड, वो बार बार रिपीट होते हैं। तो फिर 1 या 2 दिन के बाद आप देखेंगे कि वो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास डेटा टाइप 2 तरीके के होते हैं, एक प्रिमिटिव और एक ऑब्जेक्ट। प्रिमिटिव जिस प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं वहां साइज कॉन्सेप्ट होता है, जहां प्रिमिटिव डेटा टाइप्स नहीं होते वहां पे साइज कॉन्सेप्ट नहीं होता। पाइथन में ये डेटा टाइप प्रिमिटिव नहीं है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। अब टेक्निकली ऑब्जेक्ट क्या होता है ये समझेंगे हम जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे।
बोलो चेतन। बट सर एक क्वेश्चन है, हम साइज डिफाइन ही क्यों करते हैं? मतलब जब ऐसे हो सकती है वो चीज, तो उसको साइज डिफाइन करके मिलेगा ये क्या उससे? प्रोग्रामिंग किस तरीके से इम्प्लीमेंट की गई है चेतन, ये सारा उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, ओके। बट अचीव तो दोनों चीज हो रही है, जस्ट साइज का फर्क है, लेकिन that's हाँ, it। प्रोग्रामिंग को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है, कुछ प्रोग्रामिंग होती है जहाँ ऊप्स होता ही नहीं है। जैसे सी प्रोग्रामिंग में ऊप्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब अगर ऊप्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो वहां पर ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं? तो फिर तो आपको प्रिमिटिव ही लेना पड़ेगा। तो प्रोग्रामिंग किस तरीके से इम्प्लीमेंट की गई है स्टार्टिंग में, ये सारा उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। सर एक चीज पूछना है आपसे। बताओ, बोलो। जी ये टाइप एक्स हर जगह लगाना जरूरी होता है? नहीं नहीं, ये तो चेक करने के लिए कि आपने जो वेरिएबल को वैल्यू दी उसका टाइप क्या है। तुमको नहीं चेक करना है तो मत लगाओ। ठीक है। अगर मैं यहाँ इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो एक्स का टाइप क्या आएगा? ऐसे हम कुछ भी लगा सकते हैं, वाई भी लगा सकते हैं, बी भी लगा ये मैं सकते आप सबसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन कि अगर मैं इसने एक एक्स को वैल्यू जो आईपी एड्रेस असाइन किया है, हैं। मैं अगर एक्स का टाइप निकालता हूँ तो क्या आएगा? फ्लोट आना चाहिए वैसे। ये तो एरर आनी चाहिए सर। एरर आनी चाहिए सर, क्योंकि मल्टीपल डॉट्स आ रहे हैं ना एरर कंप्यूटर। होनी चाहिए सर। बिल्कुल। एरर होना देखो, फ्लोट में मल्टीपल डॉट्स नहीं होते हैं। इंटीजर में तो डॉट होता ही नहीं, तो इंटीजर तो है ही नहीं। अब ये फ्लोट भी नहीं चाहिए। रहा। बूलियन में तो सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही होता है, तो बूलियन भी नहीं हाँ रहा। जी। अब बचा स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग वैल्यू ऐसी नहीं होती जिसमें कोटेशन मार्क्स ना हो। तो फिर ये एक इनवैलिड सिंटेक्स है, ऐसी वैल्यू को कोटेशन मार्क्स में इनक्लोज करना जरूरी है। ठीक है। जैसे आईपी एड्रेस हो यस सर। गया, आपका पासवर्ड हो गया, इस तरीके की जो वैल्यूज रहेंगी वो सब आप डबल कोटेशन मार्क्स में या सिंगल में एक स्ट्रिंग की तरह डिक्लेयर करेंगे। ऑपरेटर्स में हमारे पास में सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर आते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस आता है, माइनस आता है। ये सब प्रोग्रामिंग की प्री रिक्विजिट है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, तो अभी मैं आपको वो बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ जो प्रोग्रामिंग के होते हैं। तो प्लस हो गया, माइनस हो गया, इनटू हो गया और डिवीजन हो गया, ये चार ऑपरेटर आप सब जानते हैं। ये जो परसेंटेज वाला साइन है इसको मॉड्यूलर साइन बोलते हैं। इसका यूज होता है रिमाइंडर निकालने के लिए। रिमाइंडर मतलब जब आप डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, जैसे आप यहाँ पर 17 को डिवाइड करें अगर 2 से, तो 280 16, तो ये क्या बचा यहाँ पर 1। ये जो बच रहा है इसी को रिमाइंडर बोलते हैं। इसको कोसेंट बोलते हैं, कितनी बार डिवाइड हो रहा है। ये जो बच रहा है इसको बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर। तो कई बार हमको ये चेक करना है, जैसे मान लो कि नंबर इवन है या ऑड है। इवन का मतलब है कि अगर हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करें और अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, अब हमको कैसे पता चलेगा भाई पूरा पूरा डिवाइड हुआ है? पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब है कि रिमाइंडर नहीं बच रहा, रिमाइंडर जीरो आ रहा है। तो अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो इवन नंबर है, रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है तो फिर वो ऑड नंबर है। ऐसे सिनेरियोज में मॉड्यूलर साइन का यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं मॉड्यूलर साइन परसेंटेज को। इसका यूज क्या होता है? रिमाइंडर निकालने के लिए। अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ये डबल स्लैश जो होता है इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। इसका क्या यूज होता है अभी मैं बता दूंगा, बस आप नाम लिख दो। इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। और ये जो डबल स्टार होता है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर। नाम लिख लो बस आप इन तीनों के, ये तीन नए ऑपरेटर हैं। ये भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग में देखने को मिल जाता है, पर ये दो नहीं देखने को मिलते। इसको बोलते हैं मॉड्यूलर साइन, इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर। ठीक है, इनके नाम लिख लो बस। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। तो हमारे पास एक x वेरिएबल है 23, एक y वेरिएबल है 45। x प्लस वाई कर सकते हैं, x माइनस वाई कर सकते हैं, x इंटू वाई कर सकते हैं। ये बेसिक ऑपरेशन है, ये हम सब पहले ही कर चुके हैं, या फिर ये बहुत आसान, तो इसको छोड़ देते हैं। बात करते हैं जो हमने नहीं पढ़ा है अभी तक। तो मैंने लिखा यहाँ पे 13 मॉड्यूलर 2। तो मैंने आपको बताया था मॉड्यूलर किसके लिए होता है? रिमाइंडर गेट करने के लिए।
जब आप 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 1 बचेगा, इसलिए आउटपुट आएगा हमारे पास में 1। तो 13 का रिमाइंडर 2 से अगर निकालेंगे तो आउटपुट 1 आएगा। तो ये जो मॉड्यूलर साइन है, परसेंटेज साइन, ये रिमाइंडर निकालने के लिए यूज होता है। अगर मैं 13 को डिवाइड करता हूं 2 से तो आउटपुट कितना आएगा? आप में से कुछ लोग कहेंगे 6 आएगा, आप में से कुछ लोग कहेंगे 6.5 आएगा। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो 6.5 आएगा पाइथन में। कई प्रोग्रामिंग में ये आउटपुट आपको 6 भी मिलेगा, कई प्रोग्रामिंग में ये आपको 6.5 मिलेगा, पर पाइथन में ये आपको 6.5 मिलेगा। यहीं अगर मैं 12 को डिवाइड करूं 2 से तो आउटपुट क्या आएगा? अब आप कहेंगे 6 आएगा, नहीं, आउटपुट 6.0 आएगा। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप इन रिमाइंडर दोनों, 0। नहीं, रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर के लिए मॉड्यूलर यूज होता है डियर। डिवाइड करने के लिए ये डिवाइड आप कितनी बार हो रहा है, यहाँ रिमाइंडर नहीं आ रहा, यहाँ कोसेंट आ रहा है, कितनी बार डिवाइड हुआ है। इन दोनों प्रैक्टिकल को अगर आप ध्यान से एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें भी फ्लोट टाइप की वैल्यू आई थी और इसमें भी फ्लोट टाइप की वैल्यू आई थी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो नॉर्मल डिवीजन ऑपरेटर है आपका, चाहे पूरा पूरा डिवाइड हो चाहे पूरा पूरा डिवाइड ना हो, ये हर बार आपको फ्लोट टाइप की वैल्यू ही रिटर्न करके देता है। नॉर्मल डिवीजन ऑपरेटर विल ऑलवेज रिटर्न फ्लोट टाइप ऑफ वैल्यू इन पाइथन। चाहे आपका पूरा पूरा डिवाइड हो, जैसे 12 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 2 से, तब भी 6.0 आया है जिसका टाइप फ्लोट है। जब हमने 13 को डिवाइड किया तब भी 6.5 आया, यानी कि हर बार फ्लोट टाइप का ही आउटपुट आएगा। ये 100% फिक्स है और प्री डिफाइंड। इसीलिए पाइथन ने हमको एक और डिवीजन ऑपरेटर दिया और जिसको नाम दिया गया फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। अब पाइथन कहता है कि अगर आपको आउटपुट एक इंटीजर में चाहिए तो फिर नॉर्मल डिवीजन से मत डिवाइड करो, फिर आप डिवाइड करो इसको फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर से। एंड अब दिस टाइम यू कैन सी आई एम गेटिंग 6 नॉट 6.0। अगर मैं यहाँ इवन 13 को भी डिवाइड करूं फ्लोर डिवीजन के थ्रू, तब भी मुझे 6.5 नहीं आएगा, 6 ही आउटपुट आएगा। एक और चीज, अगर यहाँ आउटपुट 6.9 आ रहा होता तब भी वो 6 ही रिटर्न करता, 7 में कन्वर्ट नहीं करता। ये राउंडिंग नहीं करता आपकी वैल्यूज की, फ्रिक्शन से पहले की जो भी वैल्यू होगी ये वो आपको रिटर्न करके देगा। यानी कि पाइथन में दो हमारे पास में डिवीजन ऑपरेटर है, एक नॉर्मल डिवीजन ऑपरेटर जो हमेशा फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, एक फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर जो हमेशा इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। हमारे पास दो डिवीजन ऑपरेटर है, हम अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कौन सा डिवीजन ऑपरेटर यूज कर। डबल स्टार एक्सपोनेंट ऑपरेटर का काम करता है, जैसे मैंने लिखा 4 या 4 इसका मतलब है पावर, इसका मतलब है 4 की पावर 3। अब 4 की पावर 3 को कैसे लिखते हैं हम लोग? 4 into 4 into 4 एंड दैट इज गोइंग टू बी 64। तो जब आपको पावर में रिप्रेजेंट करना है पाइथन में किसी भी वैल्यू को, तब आप डबल स्टार का यूज करते हैं। अब आप में से किसी का कोई भी डाउट हो किसी भी सर ऑपरेटर एक से चीज रिलेटेड तो पूछना आप है, अब पूछ जैसे ये x की वैल्यू 23 दिया, y की वैल्यू 45 दिया, बट हम अच्छा पहला डाउट तो यही है कि हमने हैश लगा रहे हैं, तो हैश का मतलब तो एक होता है हम कमेंट करना। कमेंट करना। मतलब मैंने लिख दिया है यहाँ पे, इसको रन नहीं करना, हम एक एक करके रन करते जा रहे हैं, पीछे वाले को कमेंट करते जा रहे हैं। हैश अच्छा का ठीक मतलब है, होता है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट का मतलब होता है ये कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, इट्स ए राइट। सिंगल लाइन। कमेंट हमारे कोड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब तो हम खैर नोट्स की तरह लिख रहे हैं, पर जब हम कोई कोड प्रोडक्शन के लिए भी लिखते हैं तो भी उसमें कमेंट लगाई जाती है। आप जो फंक्शन लिख रहे हैं इवन आपको भी याद नहीं रहता 6 महीने के बाद, जब आप लौट के देखते हैं कि यार मैंने क्या लिखा था, यहाँ पर क्यों लिखा था, तो आप एक लाइन की कमेंट लिखते हैं कि आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो ओके, आपको जब 6 महीने के बाद, साल भर के बाद आप भी उस कोड को देखें तो आप उस कमेंट के थ्रू समझ पाएं कि यार मैंने इस फंक्शन में, इस लाइन ऑफ कोड में, इस ब्लॉक ऑफ कोड में ये पर्टिकुलर टास्क किया हुआ है। टू आइडेंटिफाई दिस इवन टू नो टू अवर सेल्फ, और दूसरे के लिए भी वो हेल्पफुल रहता है। अच्छा एक दूसरी चीज और, हम यहाँ पे जो ऊपर जो x और y की वैल्यू जो दी हुई है, और जो नीचे हम इसको फॉर एग्जांपल अभी 4 का पावर 3 से हमने इसको जो मल्टीप्लाई करा एक्सपोनेंशियल देके, हम्म, राइट, तो ये और ये दोनों रिलेट थोड़ी करते हैं, क्योंकि नहीं, अगर हमने x और एक्स y वाई की का वैल्यू यूज कराना एक्स तो प्लस वी प्रिंट के लिए, कराना चाहिए था हमें कुछ। एक्स प्लस वाई का यूज तब होगा जब आप एक्स प्लस मतलब वाई अब लिख रहे हैं विदाउट इस प्रिंट तरीके से। कमांड कैसे चल रहा है ये?
क्या कह रहे हो आप? जुपिटर नोटबुक में मेरी आवाज मुझे लगता है पहुंच नहीं रही है तुम तक एट ए टाइम। जुपिटर नोटबुक में एक नहीं फंक्शनैलिटी नहीं, होती है सही कि है आवाज से। जुपिटर नोटबुक में एक फंक्शनैलिटी होती है कि आप बिना किसी प्रिंट फंक्शन का यूज किए एक वेरिएबल को प्रिंट कर पाते हैं। तो अगर आप प्रिंट ऑफ एक्स लिखेंगे तब भी 34 आएगा, आप बिना प्रिंट ऑफ एक्स लिखेंगे तब भी 34 आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जुपिटर नोटबुक में ही काम करता है। इसलिए जहां पर मैं प्रिंट फंक्शन नहीं लगा रहा हूं, आप ये सोच के चलिए कि इनिशियली वहां हर जगह प्रिंट फंक्शन ऐसे लगा हुआ है, तब ये आपको आउटपुट आ रहा है। बट राइट। दिस इज लिमिटेड टू जुपिटर नोटबुक ओनली। मतलब जहां भी हम ऐसे लिख रहे हैं, डायरेक्टली हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आउटपुट आ रहा है, वहां हर जगह इनिशियली प्रिंट फंक्शन लगा हुआ है। ठीक है, पर ये सिर्फ और सिर्फ जुपिटर नोटबुक के लिए रहता है। क्योंकि पाइथन वाला जो कंसोल था आईडीएलई वाला, तो उसके अंदर तो वहां हर बिना बार ही प्रिंट लगाना। के काम नहीं करता, वहां प्रिंट लगाना पड़ता है। राइट। यहाँ बिना ओके। प्रिंट के काम कर जाता है, ये जुपिटर नोटबुक के लिए ही लिमिटेड है बस। ठीक है, ओके। किसी का कोई डाउट है इसमें से किसी भी ऑपरेटर से रिलेटेड? सर मेरे को एक डाउट था इसमें, जो सिंगल डिवाइड और डबल डिवाइड, जो फ्लोर और ये फ्लोट वैल्यू आ रहा है, हम्म। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि कोई नंबर है, जैसे 4-5 डिजिट का, मेरे को लास्ट सेकंड 2 डिजिट चाहिए, तो उसमें हम क्या यूज कर सकते हैं? नहीं 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 डबल। नहीं, फिर तो अलग रिक्वायरमेंट हो गया ना, फिर डिवाइड करने की क्या जरूरत है? आप कह रहे हैं आपके पास में एक नंबर है जिसमें आपके पास कुछ डिजिट हैं, आपको पीछे के 2 डिजिट चाहिए या पीछे के 3 डिजिट, ये हाँ रिक्वायरमेंट? हाँ देखो, हाँ। अगर आप मैथमेटिकली करेंगे तो ये बहुत सारा लॉजिक चाहिएगा इसके लिए। एक आसान सा तरीका है कि इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करिए और इसमें से स्लाइस कर लो पीछे के 3 डिजिट 2 डिजिट जितने भी तुमको करने हैं। अब ये स्लाइस वाला सिंटेक्स कैसे काम कर रहा है ये तो तुम्हें मैं अभी बाद में सिखाऊंगा, और ये कन्वर्ट कैसे किया ये भी मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा। तो ये सबसे आसान तरीका है। फिर जो तुम्हारे पास आया है इसको वापस से इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, ये एक बिना लॉजिक के है। नहीं तो पीछे के 2 या 3 डिजिट लगाने के लिए तुमको बहुत ज्यादा मैथमेटिकली सोचना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारा लाइन का कोड लगेगा। ये अच्छा। आसान है, ओके। पर ये काम कैसे कर रहा है सब कुछ, इसके लिए हमें अभी पाइथन पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है सर। ओके। दूसरे जो ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास में उन्हें हम कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं, या आप कह सकते हैं उनको रिलेशनल ऑपरेटर, आपस में वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। जैसे कि डेट आप कंपेयर कर रहे हैं, फाइल का साइज कंपेयर कर रहे हैं, यूजर नेम कंपेयर कर रहे हैं, पासवर्ड कंपेयर कर रहे हैं। कंपैरिजन कई सारे तरीके का होता है, तो हर एक कंपैरिजन के लिए एक ऑपरेटर अवेलेबल है। एक ऑपरेटर होता है हमारे पास में डबल इक्वल, सबसे पहला कंपैरिजन ऑपरेटर। अच्छा, हमारे पास एक सिंगल इक्वल भी होता है और हमारे पास एक डबल इक्वल भी होता है। क्या ये दोनों सेम है या इन दोनों में डिफरेंस है? तो जो सिंगल इक्वल ऑपरेटर होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। सिंगल इक्वल ऑपरेटर पाइथन में कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं होता। सिंगल इक्वल ऑपरेटर वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है। जब आप लिखते हैं x इज इक्वल टू 45, दैट डज मीन यू आर असाइनिंग 45 टू x वेरिएबल। वैल्यू हमेशा राइट साइड से लेफ्ट साइड में असाइन होती है। अगर मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू 56, दैट डज मीन आई एम असाइनिंग 56 टू y वेरिएबल। एंड इफ आई एम राइटिंग x इज इक्वल टू y, दैट डज मीन आई एम असाइनिंग द वैल्यू ऑफ y वेरिएबल टू द x वेरिएबल। वैल्यू हमेशा राइट साइड से लेफ्ट साइड में असाइन होती है। इसका मतलब है आप y वेरिएबल की वैल्यू x वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। पर यहीं पर अगर आप लिखते हैं x डबल इज इक्वल टू वाई, देन यू आर ट्राइंग टू कंपेयर इट। तब फिर आप कह रहे हैं कि क्या x की और y की वैल्यू इक्वल है या नहीं है। अब राइट नाउ x और y की वैल्यू इक्वल नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 45 है और y की वैल्यू 56 है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू गिव ए फॉल्स टू यू। तो सिंगल इक्वल इज ए असाइनमेंट ऑपरेटर, नॉट ए कंपैरिजन ऑपरेटर, एंड डबल इक्वल इज ए कंपैरिजन ऑपरेटर। एक नॉट इक्वल होता है विल रिटर्न ट्रू व्हेन द वैल्यूज आर नॉट इक्वल. Double equal will return true when the values are equal. The comparison can be between two integer value, can be between two float value, and can be between two string values as well. I told you that कि हम integer number to number के बीच में कर सकते हैं, मतलब integer से float के बीच में, float to integer, float to boolean कर सकते हैं, पर integer to string नहीं कर सकते। मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि क्या 23 इक्वल है अमित के, कैसे कंपैरिजन होगा? 23 इंटीजर टाइप की वैल्यू है, अमित एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, तो ये एरर देगा आपको। मतलब अगर मैं लेस देन ग्रेटर देन लगाता हूं यहाँ पर, अभी के लिए वो ले रहा है, ये देखो। ठीक है,
तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, नॉट बिटवीन इंटीजर और स्ट्रिंग। तो इंटीजर के बीच में और स्ट्रिंग के बीच में, फ्लोट के बीच में और स्ट्रिंग के बीच में, बुलियन के बीच में और स्ट्रिंग के बीच में कंपैरिजन नहीं हो सकता। इंटीजर टू इंटीजर, इंटीजर टू बुलियन, इंटीजर टू फ्लोट, ये कंपैरिजन हो सकता है। तो डबल इक्वल तब ट्रू रिटर्न करता है जब वैल्यूज इक्वल होती हैं, नॉट इक्वल तब ट्रू रिटर्न करता है जब वैल्यूज इक्वल नहीं होती। तो आप कह रहे हैं क्या y इक्वल नहीं है x के? हाँ, y इक्वल नहीं है x के, क्योंकि y की वैल्यू 56 है और x की वैल्यू 45 है। ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए ट्रू रिटर्न होगा। लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो लेस देन में और लेस देन इक्वल्स टू में क्या डिफरेंस है? मान लो आपके पास एक डेटा है, आपने एक कंडीशन लगाई, आपने कहा इसमें से मुझे वो सारे लोग चाहिए जिनकी एज 50 से कम है, पर 50 वाले नहीं चाहिए, तो मैं लगाऊंगा लेस देन। यही दूसरे सिनेरियो में आप कहते हैं कि मुझे सारा डेटा चाहिए, मुझे उसमें 50 से कम वाली एज के लोग भी चाहिए और 50 वाले भी चाहिए, मतलब 50 इक्वल वाले भी चाहिए, तब आप लगाएंगे लेस देन इक्वल टू। तो अगर हम कहते हैं 18 इज लेस देन 18, क्या 18 18 से छोटा है? नहीं, कंडीशन विल बी फॉल्स। ठीक है। अगर यहीं पर हम कहते हैं इज 18 लेस देन और इक्वल्स टू 18, तब 18 लेस देन नहीं है बट उसके इक्वल है, इस केस में ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। तो जब आपको इक्वल वाली वैल्यू को भी लेके चलना है, तब आप लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाते हैं। अदरवाइज अगर आपको उससे स्मॉलर वाली वैल्यू को या उससे ग्रेटर वाली वैल्यू को लेके चलना है, तब आप लेस देन और ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो हमारे पास में डबल इक्वल है, हमारे पास में नॉट इक्वल है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी का रिलेशनल ऑपरेटर में? सर एक छोटा सा मतलब क्वेश्चन था मेरा, मैं इसमें कंफ्यूज, ये लेस देन ग्रेटर देन मतलब साइन कौन सा रहता है इसमें? ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है। ओके, नहीं, ये ग्रेटर देन है आई थिंक। हाँ, ग्रेटर देन दिस। मैं भी बड़ा कंफ्यूज होता हूँ। क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ इसमें। मैं भी बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ। तो जो ये वाला है फर्स्ट वाला, वो ग्रेटर देन है। मैं भी तो ये है हाँ, ग्रेटर देन, फर्स्ट वाला ये ग्रेटर ग्रेटर देन है, सेकंड वाला लेस हाँ, देन है। ये ग्रेटर देन है। ये ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर दिस साइड, x is greater than y, this is the meaning, ओके, and x is less than y, मतलब ऐसे है ये। दिस इज ग्रेटर, ग्रेटर होता है जिधर वो खुलता है, तो राइट, ये y हो गया आपका। तो इसका मतलब है कि क्या x हमारा बड़ा है y से, क्या हमारा x छोटा है y से। तो क्या हमारा x ग्रेटर है y से, क्या हमारा x लेसर है y से। तो जिधर खुलता है उधर ग्रेटर साइड होती है, ग्रेटर, जिधर वो क्लोज होता है वो आपकी लेस। स्मॉलर वाली साइड होती है, यानी कि लेसर वाली साइड होती है। ऐसे याद रख सकते थे हम इसको। तीसरे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं आपके, जिसमें एक एंड आता है, और आता है और नॉट आता है। ये तीन आते हैं आपके पास में। तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि एंड के लिए एक M% का साइन यूज होता है ऐसे, और के लिए ऐसे पाइप सिंबल का साइन यूज होता है, नॉट के लिए ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होता है। पर पाइथन में एंड और नॉट ये तीनों प्री डिफाइंड कीवर्ड हैं। आपको एंड की जगह एंड ही लगाना है, आपको और की जगह और लगाना है, और नॉट की जगह नॉट लिखना है। ठीक है, M% साइन या पाइप सिंबल या नोट वाला साइन नहीं यूज करना। पाइथन में ये जो M% साइन है या ये पाइप सिंबल है या फिर ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये बिटवाइज ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बिटवाइज ऑपरेटर कौन से होते हैं? जो बिट्स के साथ काम करते हैं, जहां हम लोग, और बिट्स क्या होती है, वो 101 की फॉर्म में। जब आप लिख रहे हैं 101 M% ऑफ 100 लाइक दिस, अगर आप ऐसा कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, तब अब हम तो बिट्स पे थोड़ा ही काम कर रहे हैं, इसलिए हम एंड ऑपरेटर के लिए, और ऑपरेटर के लिए, नॉट ऑपरेटर के लिए इन सिंबल्स का यूज नहीं करते। हम एंड की जगह एंड लिखते हैं, और की जगह और लिखते हैं, और नॉट की जगह नॉट लिखते हैं। अब ये एंड और नॉट का क्या मतलब है, ये देखते हैं।
ये यूज होते हैं जब आप एक से ज्यादा कंडीशंस पे काम कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई, जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते थे 11th में या 12th में, तो आप देखते थे कि कई बार क्या होता था कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको दो पार्ट दिखाई देते थे, पार्ट ए और पार्ट बी। कई बार उस पार्ट ए और बी के बीच में एंड लिखा रहता था, कई बार उस पार्ट और ए और बी के बीच में और लिखा रहता था। जब एंड लिखता था तो इसका मतलब था कि पार्ट ए को भी सॉल्व करना है और पार्ट बी को भी सॉल्व करना है। जब और रहता था तो इसका मतलब है कि आप दोनों में से कोई सा भी एक पार्ट सॉल्व कर सकते हो। सेम मीनिंग यहाँ पर है। एंड का मतलब होता है कि कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों जब ट्रू रिटर्न करेंगी तब आपका फाइनल आउटपुट ट्रू होगा। और का मतलब होता है कि दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो आपका फाइनल आउटपुट ट्रू हो जाएगा। जैसे पहली कंडीशन को अगर हम इवैल्यूएट करते हैं, वो अगर हमें ट्रू देता है, दूसरी कंडीशन को इवैल्यूएट करते हैं, अगर वो हमें ट्रू देता है, तो फाइनल आउटपुट हमारा ट्रू आता है। किसके केस में? एंड के केस। अगर इन दोनों में से कोई सा भी एक फॉल्स है, चाहे दूसरी वाली कंडीशन फॉल्स है या फिर पहली वाली कंडीशन फॉल्स है, तो फाइनल आउटपुट आपका फॉल्स ही आएगा। अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर डेफिनेटली फॉल्स आएगा। यही और कहता है कि दोनों में से अगर एक भी कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो फिर आपको ट्रू मिल जाता है। अब यहां पर भी ट्रू होगा, यहां पर भी ट्रू होगा। फॉल्स तभी होगा जब दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगी। अब जैसे मान के चलो, आप एक कंडीशन सोचो, आप कह रहे हो मुझे अपने सिस्टम पे से उन सारी फाइल्स को डिलीट करना है जो 10 दिन पुरानी है और जिनका साइज 1 MB से बड़ा है। अब यहाँ दो कंडीशन है, आप फाइल को तभी डिलीट करना चाहते हैं जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो। पहला, फाइल 10 दिन पुरानी होनी चाहिए और उसका साइज 1 MB से ज्यादा होना चाहिए। तो क्या ऑपरेटर यूज करेंगे? एंड ऑपरेटर। क्योंकि हम तभी डिलीट करना चाहते हैं जब दोनों कंडीशंस ट्रू हो। दोनों में से कोई सी भी एक ट्रू हो तब नहीं। अब फाइल आज की है, साइज उसका 1 MB से ज्यादा, तो डिलीट नहीं करनी। फाइल पुरानी लेकिन साइज उसका 1 MB से कम है, तो फिर डिलीट नहीं करनी। दोनों कंडीशंस ट्रू हो तभी डिलीट करना है। तो कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे? एंड ऑपरेटर। पर अगर आप इसी कहानी को बदल दें, आप कहें कि आज मतलब 1 GB की कोई भी फाइल हो, कितनी भी पुरानी हो, चाहे वो आज की हो, उसको डिलीट कर दो, और 10 दिन पुरानी जितनी भी साइज की फाइल हो उस सबको डिलीट कर दो। मतलब दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन मैच हो जाए। या तो फाइल 10 दिन पुरानी हो फिर इसका साइज कुछ भी हो तो डिलीट कर देना है, या फिर फाइल 1 GB से बड़ी हो और वो चाहे आज की ही फाइल क्यों ना हो तो उसको डिलीट कर देना। मतलब दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन मैच हो जाए तब फिर आप और ऑपरेटर का यूज करते हैं। इट्स लाइक एंड गेट और गेट। ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल से मैंने लिखा 3 इज ग्रेटर देन 4 एंड 6 डबल इज इक्वल टू 6। अब पहली कंडीशन आप देखेंगे तो फॉल्स है, लेकिन दूसरी कंडीशन अगर आप देखेंगे तो ट्रू है। जब आप इसे रन करेंगे तो ये आपको फॉल्स देगा, क्योंकि ट्रू और फॉल्स बन जाएगा आपका फॉल्स में। लेकिन यहीं पर अगर हम और लगाते हैं, देन फॉल्स और ट्रू विल बिकम ट्रू, क्योंकि और कहता है कि दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो फाइनल आउटपुट आपका ट्रू आएगा। ये जो नॉट होता है ये आपका इनवर्स ऑपरेटर होता है। जब आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये उसको फॉल्स में कन्वर्ट करता है, और जब कंडीशन आपकी फॉल्स है तो ये उसको ट्रू में कन्वर्ट करता है। Right now the condition is false because 3 is not greater than 4. Not will convert it into true. But if suppose I am writing like this, is 3 less than 4? The condition is true, but not will convert it into false. कहाँ यूज होता है वो भी हम आगे प्रैक्टिकल जब करना स्टार्ट करेंगे अगले हफ्ते से तब देखेंगे। It will be used like this. If not data, then do this operation. Suppose you are trying to read a file and you have a condition, if there is no data in the file, then just print the message the file is empty. And if there is a data in the file, then read it. So this is how you can simply justify it. If not data, then file is empty. Otherwise, read the data from the file. So this will be used like this. The not operator will use inverse your condition. Means if the condition is true, will inverse it into false, and if the condition is false, will invert it into true. बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होती हैं जहां हमें इन्वर्स करने की जरूरत पड़ती है। तो अगले हफ्ते जब हम प्रैक्टिकल यूज करेंगे तब इस सब का स्टार्ट करेंगे।
तो एक एंड ऑपरेटर है, एक और ऑपरेटर है और एक नॉट ऑपरेटर है। इनको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर, एक बार नॉट बताओ ना, सॉरी शॉर्ट्स में। नॉट इनवर्स ऑपरेटर होता है संकेत। तो अगर कंडीशन आपकी ट्रू रिटर्न कर रही होती है तो इसको फॉल्स में कन्वर्ट कर फॉल्स देता है। कन्वर्ट कर देगा। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स रिटर्न कर रही होती है में तो इसको ट्रू में कन्वर्ट कर देता ठीक है, इनवर्स कर देगा है, वो, इनवर्स कर देता है, इसलिए इसको इनवर्स ऑपरेटर बोलते हैं। तो ऑपरेटर में हमारे पास अभी दो ऑपरेटर बाकी हैं जो हम अगले हफ्ते कवर करेंगे। पहला होता है मेंबरशिप ऑपरेटर और दूसरा होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसके बाद में हमारे पास में कुछ रूल्स आते हैं, वो हम पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग के बेसिक रूल्स। देन इनपुट फंक्शन आएगा हमारे पास में, आउटपुट फंक्शन आएगा, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास इफ और एल्स आएगा, ये हम पढ़ेंगे। इसमें ही हमारा एलिफ आएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास एक रेंज फंक्शन आएगा, ये हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लूप्स पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम लिस्ट पढ़ेंगे। अगले हफ्ते हम इतना ही पढ़ पाएंगे क्योंकि एक पूरा सेशन तो लिस्ट ले जाएगा और एक सेशन से ज़्यादा का टाइम इस सब में लगेगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम लिस्ट स्टार्ट करेंगे फिर अगले हफ्ते संडे को प्रोबेबली। तो ये हमारा नेक्स्ट हफ्ते का कंटेंट है। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट किसी का, या कोई कंसर्न, कुछ भी क्लियर करना है, यू कैन डिस्कस नाउ। सर मेरा एक मतलब